Okay, yeah. So hello everyone and welcome back to Yasmin Sayyed Official. आज के लेक्चर में वी आर गोइंग टू कंप्लीट सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल और आज बेसिकली यूकैरियोटिक सेल शुरू हो जाएगा और एनसीईआरटी रीडिंग सीरीज चल रही है बिकॉज बायोलॉजिकली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी है और काफ़ी लेक्चर्स मैंने इसके बना चुकी हूँ। जैसे कि मेरा सबसे पहला लेक्चर बना है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। प्लीज गो ऑन माय यूट्यूब चैनल एंड यू कैन वॉच इट ओवर देयर, मेक योर ओन नोट्स। एनसीईआरटी रीडिंग में पूरी हाईलाइट करके एवरीथिंग, ईच एंड एवरी वर्ड मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही होती हूँ। तो मेरे लेक्चर्स में बेसिकली मैं एनसीईआरटी ही पढ़ा रही हूँ। अभी एनसीईआरटी रीडिंग सीरीज चल रही है और दूसरी चीज एनसीईआरटी रीडिंग सीरीज इसलिए मैं बना रही हूँ बिकॉज एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चंस आने शुरू हो चुके हैं। बिकॉज पिछले सालों में अगर आप देखो तो एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस आ रहे हैं, मतलब एनसीईआरटी के अराउंड से क्वेश्चन आ रहे हैं। डायरेक्ट स्टेटमेंट के क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। थोड़े लॉजिकल क्वेश्चंस आएंगे, थोड़े थोड़े बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस आ सकते हैं, लेकिन सब एनसीईआरटी के अराउंड ही है। डायरेक्ट स्टेटमेंट उठा के आप लोग को नहीं देगा, ऐसे आने के चांसेस बहुत कम है। और थोड़ा इजी अगर पेपर बन जाता है तो वैसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, लेकिन अगर आप एनसीईआरटी कर रहे हो तो थोड़ा सा आप लोग को कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा, वैसे क्वेश्चंस आएंगे। सो डेफिनेटली यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि आप लोग को डायरेक्ट स्टेटमेंट आए, नहीं वैसा नहीं होगा। लेकिन एनसीईआरटी जरूरी इसलिए है बिकॉज एनसीईआरटी से ही मतलब वर्ड टू वर्ड पढ़ने के बाद, समझने के बाद वही टॉपिक से आएगा। वो जो आप लोग को सिलेबस दिया हुआ है एनसीईआरटी में, उसके अलावा बाहर से कोई चीजें आने की चांसेस एकदम जीरो है, नहीं आएंगे बाहर से क्वेश्चन। एनसीईआरटी इसीलिए आप लोग के लिए बहुत जरूरी हो जाती है, उसकी रीडिंग करना। और एनसीईआरटी एक ऐसी बुक है जिसको स्टूडेंट्स खुद से सॉल्व नहीं कर पाते। दैट इज व्हाई मैं डायरेक्ट आप लोग के सामने एनसीईआरटी ही रख रही हूँ और उसी से रीडिंग करा रही हूँ, ताकि आप लोग के लिए कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर हो कि आप लोग की बुक में क्या लिखा है, उसको कैसे इंटरप्रेट करना है। तो दैट इज द वर्क ऑफ टीचर्स एंड दैट इज व्हाट आई एम डूइंग। ठीक है, तो आज हम करने जा रहे हैं सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल आज कवर होगा। यूकैरियोटिक सेल में आज इतना ही पार्ट हो सकता है। नेक्स्ट लेक्चर में विल ट्राई टू कंप्लीट एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम डेफिनेटली। ठीक है, तो अभी आप लोग की नोटबुक निकालो, टेक्स्ट बुक निकालो, नोट्स बनाना शुरू करो। और अगर फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हो, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो, या फिर फर्स्ट टाइम अगर आप लोग लेक्चर सुन रहे हो ये वाला, ठीक है, इस चैप्टर का, इस टॉपिक का, तो यूज पेंसिल ऑन योर टेक्स्ट बुक, डू नॉट यूज पेन। बिकॉज बहुत ज्यादा एंड तक के आप लोग को बहुत सारी चीजें इजी लगने लग जाएगी, तो वहां पे भी पेन से मार्क करोगे तो इंपॉर्टेंट क्या रहेगा फिर। ठीक है, तो सारी चीजों को पेन से मार्क मत करो। फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम अगर आप रीड कर रहे हो तो डेफिनेटली यूज पेंसिल। और फिर फाइनल रिवीजन के टाइम पे यूज हाइलाइटर्स। बुक को पूरी तरीके से कलर नहीं कर देना है, ठीक है, तो एकदम फाइनल रिवीजन के टाइम पे यू हैव टू यूज हाइलाइटर। ठीक है, इंपॉर्टेंट मार्क जहां भी करने बोलूंगी वहां इंपॉर्टेंट मार्क कर दो। क्वेश्चन प्रैक्टिस आप लोग को प्रैक्टिस करने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल में आप लोग प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस मैं अपलोड करने वाली हूँ। वो सब कुछ आप लोग को एज अ टीपीपी के फॉर्म में मैं आप लोग को प्रोवाइड करूंगी, जिसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हो फ्रॉम माय टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो आज का लेक्चर इसी से शुरुआत करते हैं। लेट्स बिगिन विद एनसीईआरटी रीडिंग। ओके या सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यास्मिन सैयद ऑफिशियल। आज के लेक्चर में ये सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का पार्ट 3 होने वाला है, जिसके अंदर हम यूकैरियोटिक सेल वाला पार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर के ऑलरेडी 2 वीडियोस बन चुके हैं, 2 लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं, जिसके अंदर हमने बेसिकली एक जगह सेल थ्योरी, सेल के ओवरव्यू, ये सारी चीज़ें समझी थी, और एक लेक्चर में हमारा प्रोकैरियोटिक सेल वाला पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया था। अभी यूकैरियोटिक सेल वाला पार्ट शुरू होगा, जिसके अंदर मेजर आपका ये ठीक है चैप्टर का पोर्शन कवर होता है। ठीक है, तो यूकैरियोटिक सेल वाला पार्ट जो है काफी लेंथी है, इसके लिए भी 2 लेक्चर्स लगेंगे। तो आज के लेक्चर में विल बी कंप्लीटिंग इट टिल साइटोस्केलेटन तक कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, देखेंगे कहाँ तक कंप्लीट होता है। ठीक है, और उसके आगे के पार्ट्स जो है हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो दीज आर द थिंग्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, ठीक है, इन आवर प्रीवियस लेक्चर्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं विद यूकैरियोटिक सेल्स। ऑलराइट, ओके, सो वी आर बिगिनिंग विद यूकैरियोटिक सेल्स। अब ये पर्टिकुलर पार्ट में बेसिकली हम कौन से सेल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं? हम ऐसे सेल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसके पास में सबसे पहली चीज बहुत इंपॉर्टेंट, एक वेल डिफाइंड क्या होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। ठीक है, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है उनके पास में, कंप्लीट न्यूक्लियस होता है। तो ये हो जाते हैं हमारे यूकैरियोटिक सेल। मैंने बता चुकी हूँ, फर्स्ट लेक्चर से ही बता रही हूँ कि यू रिलेटेड टू ट्रू, यू का मतलब क्या होता है, ट्रू, और कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियाई,
ठीक है, ये मैं बता चुकी हूँ, राइट। तो न्यूक्लियाई मतलब ट्रू न्यूक्लियाई जो होते हैं, जो सेल्स के पास होता है, उसे वो पर्टिकुलर सेल को हम यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं। अब ये यूकैरियोटिक सेल कौन से किंगडम में मिलेंगे? हमने पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था, मतलब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जब हमने लास्ट लेक्चर समझा था, तो इसके अंदर हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि यूकैरियोटिक सेल जो है 5 किंगडम होते हैं टोटल, राइट। 5 किंगडम में से सिर्फ पहला किंगडम होता है जिसके अंदर प्रोकैरियोट्स देखे जाते हैं, जो हमने पिछले वीडियो में कवर किए, प्रोकैरियोटिक सेल वाला पार्ट, राइट। तो वो सारे फीचर्स जो है मोनेरा किंगडम में देखे जाते हैं। अब यूकैरियोटिक सेल जो है ये कौन से पर्टिकुलर इसके अंदर मिलेंगे? तो दैट इज दिस थिंग, प्रोटिस्ट में मिलेंगे, प्लांट्स में मिलेंगे, एनिमल्स एंड फंजाई में। तो प्रोटिस्टा आ जाता है, फंजाई आ जाता है, और प्लांट्स और एनिमल्स तो ऑफ कोर्स यूकैरियोटिक सेल्स के बने होते हैं। तो इसकी रीडिंग शुरू करेंगे। यू हैव टू पे ग्रेट अटेंशन, बहुत फोकस के साथ पढ़ना है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स है जिसके अंदर बहुत कंफ्यूजन बच्चों में देखी जाती है। तो अगर ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो कंफ्यूजन एग्जाम तक के रहेगी। अगर एग्जाम के पहले कंफ्यूजन दूर करके एग्जाम में अटेंड करना है तो इस लेक्चर को बहुत ध्यान से पढ़ो। द यूकैरियोट्स इंक्लूड ऑल द प्रोटिस्ट, प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई। प्रोटिस्ट में क्या आते हैं? जो हमने क्राइजोफाइट्स पढ़े थे, डाइनोफ्लैजेलेट्स पढ़े थे, स्लाइम मोल्ड्स, ये सारे यूग्लिनॉइड्स, ये सारी चीजें किस में आती है? प्रोटिस्टा में आती है। प्लांट्स एंड एनिमल्स तो पता ही होगा, फंजाई में हमने एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटीरो और हमारे फाइकोमाइसिटीज, ये 4 हमने सब क्लासेस पढ़े थे। तो ये सब चीजें याद रखो कि कौन से एग्जाम्पल्स को कहाँ कोरिलेट करना है। बायोलॉजी क्लासिफिकेशन के साथ में इसका यहाँ पर कनेक्शन दिखाई दे रहा है कि ये सारी जो किंगडम्स यहाँ पे दिए, ये आप तभी समझ पाओगे जब आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर पढ़ के आए होंगे। इन यूकैरियोटिक सेल्स देयर इज एन एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन। देखो बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा है, मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। एक्सटेंसिव यानी ह्यूज, लार्जर क्वांटिटी में, ज्यादा क्वांटिटी में हम देखेंगे। तो एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन, कंपार्टमेंटलाइजेशन का क्या मतलब होता है? पूरा स्टेटमेंट पढ़ लो। इन यूकैरियोटिक सेल्स देयर इज एन एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो थ्रू द प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, ठीक है, थ्रू द प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। तो यहाँ पर यूकैरियोटिक सेल में हमको क्या देखने मिलता है? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। ऑर्गेनल्स कौन से? हमने फर्स्ट लेक्चर आई थिंक सेकेंड लेक्चर में हमने ये चीज डिस्कस की थी। बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं जो कि मोनेरा में कभी नहीं दिखेंगे। जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है, जिसके अंदर सबसे पहले आप लोग देखो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, ठीक है, फिर उसके बाद में यू हैव डिफरेंट थिंग्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम आ जाता है पूरा, और फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, ठीक है, वैक्यूल्स है, ये सारे जो होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। और ये सारी ही चीजें हमको कहाँ नहीं देखने को मिलती है? मोनेरा में नहीं देखने को मिलती है। तो यहाँ पर कंपार्टमेंटलाइजेशन कर दिया है, मतलब कि ये अगर आपका कंपार्टमेंट है, ठीक है, जैसे आप अगर इसको घर समझो, ये एक सर्कल ऐसा घर है, ये देखो, अगर इस सर्कल को आप एक घर समझते हो तो एक घर में क्या होता है? डिफरेंट कंपार्टमेंट्स बने होते हैं। अगर ये आप लोग का एक घर समझ रहे हो आप, तो इसके अंदर आप लोग को कंपार्टमेंट्स देखने को मिलेंगे। एक जगह लिविंग रूम आ जाता है, एक जगह किचन आ जाता है, एक पार्ट जो है आपका बेडरूम होता है, एक जगह आपका ठीक है डाइनिंग रूम होता है, एक जगह ड्राइंग रूम होता है। तो इस तरीके से ये पैसेज का एरिया होता है। तो इस तरीके से आप एक घर का एग्जाम्पल लोगे तो उसके अंदर कंपार्टमेंट्स बने होते हैं। कंपार्टमेंट्स मतलब कि ये पर्टिकुलर पार्ट में आप जैसे डोर लॉक कर देते हो तो ना तो यहाँ की चीज बाहर जा सकती है, ना तो बाहर की चीज अंदर आ सकती है। तो ये पूरा एक कंप्लीट क्या हो गया? कंपार्टमेंट हो गया। वैसे अगर आप यहाँ की जगह का एग्जाम्पल लोगे तो ये एक अपने अंदर ही एक कंपार्टमेंट है। मतलब कंपार्टमेंट यानी पर्टिकुलर वहां पर डिफाइंड उसके बाउंड्रीज होते हैं, ठीक है। तो इसकी बाउंड्रीज है, राइट। जैसे आप घर में देखते हो क्या आपके बेडरूम में क्या दीवार नहीं होती? दीवारें होती है, राइट। किचन में दीवारें नहीं होती, तो वो क्यों होता है? एक अलग अलग, ठीक है, सेपरेट स्पेस देने के लिए होता है। ऑलराइट, तो ये जो सेपरेट स्पेस हर एक को मिली है, बस इसे ही हम क्या कहते हैं? कंपार्टमेंटलाइजेशन कहते हैं। तो हमने जो यूकैरियोटिक सेल्स जब स्टडी की, हमको ये समझ आया कि यूकैरियोटिक सेल्स में कंपार्टमेंटलाइजेशन हुआ है। अब कंपार्टमेंटलाइजेशन क्या है मैम? देखो, कंपार्टमेंटलाइजेशन में बेसिकली हमारा मेन मोटो ये होता है कि हमारे हर एक ऑर्गेनल्स को एक सेपरेट स्पेस मिले, और हर एक ऑर्गेनल, सेल की अगर बात करें तो हर एक ऑर्गेनल का जो पर्टिकुलर अंदर चीजें है वो कहीं और मिक्स नहीं हो जाए। क्योंकि आफ्टर ऑल हम देखेंगे तो सेल के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं। तो ये पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन जो इस पर्टिकुलर पार्ट में हो रहे हैं वो यहाँ जाके नहीं मिक्स हो जाए, तो इसलिए सिर्फ बाउंड्रीज दी हुई है।
ठीक है, तो ये समझ रहे हो, ये यूकैरियोटिक सेल का फीचर है, क्योंकि ज्यादातर सबसे ज्यादा ऑर्गेनल्स किस में मिलते हैं, यूकैरियोटिक सेल में मिलते हैं। प्रोकैरियोट में तो कुछ भी नहीं है, राइबोसोम्स होते हैं, तो ठीक है, डिवाइड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, न्यूक्लियस होता है विच इज डिवाइड ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसे हम न्यूक्लियोइड कहते हैं, ठीक है। तो कंप्लीटली न्यूक्लियस भी अच्छे से प्रेजेंट नहीं होता उनके सेल में, तो इसलिए यूकैरियोटिक सेल जो है कॉम्प्लेक्स, ठीक है, फीचर है, एक कॉम्प्लेक्स वर्जन है ऑफ अ सेल, ठीक है। तो पहले प्रोकैरियोट आए, उसके बाद में यूकैरियोट आए, तो ये समझो कि पहले प्रोकैरियोट आए, उसके बाद में यूकैरियोट आए, क्योंकि हम कहां की तरफ जा रहे हैं, कॉम्प्लेक्स चीजों की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो पहले बेसिक से चीजें शुरू होती है और उसके बाद में इवॉल्व होके कॉम्प्लेक्स होती है। अभी नेक्स्ट पॉइंट है, ये एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन वाला पार्ट समझ गया। नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, थ्रू द प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, ठीक है, यूकैरियोटिक सेल्स possess an organized न्यूक्लियस विद न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियर एनवेलप नहीं रहेगा तो न्यूक्लियस यहाँ पर भी कैसा हो जाएगा, साइटोप्लाज्म में नॉर्मली फ्रीली फ्लोट करने वाला हो जाएगा, तो वैसा हमें चाहिए नहीं, हम कंपार्टमेंटलाइजेशन कर रहे हैं, तो न्यूक्लियस भी कैसा है, मेम्ब्रेन बाउंड है, मतलब मेम्ब्रेन कौन सा है, उसके मेम्ब्रेन को हमने क्या कहा है, न्यूक्लियर एनवेलप यहाँ पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। इन एडिशन यूकैरियोटिक सेल्स हैव अ वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी एंड साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स। इनके अंदर क्या देखे जाते हैं, कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी एंड साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स, जिसके अंदर आ जाते हैं साइटोस्केलेटन, ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या काम करते हैं, सेल के लोकोमोशन में काम करते हैं। ये पर्टिकुलर अगर आपका सेल है, ठीक है, तो इसको लोकोमोट कराने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए कौन काम कर रहा होता है, ठीक है, साइटोस्केलेटन काम कर रहा होता है। तो साइटोस्केलेटन और जो माइक्रोट्यूब्यूल्स मिलते हैं, इनका मेन फीचर क्या होता है, लोकोमोशन में होता है, ठीक है, मेन फंक्शन क्या होता है, लोकोमोशन का होता है। ऑलराइट, नेक्स्ट थिंग, सो यूकैरियोटिक सेल्स का एक और एक यूनिक फीचर हमको दिखाई दिया कि इसके अंदर लोकोमोटरी साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स में क्या आ जाता है, वी हैव सीलिया एंड फ्लैजेला, ठीक है। सीलिया कैसा है, अगेन ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जिसका हम डिटेल स्टडी करने वाले हैं इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। द जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, सीलिया आई थिंक नेक्स्ट लेक्चर में होने वाला है, बिकॉज देयर वी आर गोइंग टू कवर विद सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल ऑल्सो, तो वहां पे जो दोनों के डायग्राम है वो काफी सिमिलर है, तो दैट विल बी कवरिंग इन द नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। देयर जेनेटिक मटेरियल इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम्स। अब यहाँ पर हमको एक बहुत ही ठीक है डिफाइंड चीज देखने को मिलती है कि हमारा जो वैसे न्यूक्लिक एसिड है, जो हमारा जीनोम है, जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, जो हमारा पर्टिकुलर जीनोम बता रहा है, ठीक है, जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, ये इस तरीके से फैला हुआ नहीं होता। ये कैसे प्रेजेंट होता है, तो ये क्रोमोसोम्स बना रहा होता है, इस तरीके से क्रोमोसोम्स के शेप में प्रेजेंट होता है। मतलब ये एक पर्टिकुलर एक ऐसा शेप बना है जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो लॉन्ग लेंथ वाला जो डीएनए है वो काफी कॉम्पैक्ट हो जाता है और काफी स्मॉल साइज में मिलता है, ठीक है। तो आवर जेनेटिक मटेरियल इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू व्हाट, क्रोमोसोम्स। ऑल यूकैरियोटिक सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल, अलग अलग तरीके के सेल्स देखने को मिलते हैं, ऑफ कोर्स, बिल्कुल। प्लांट एंड एनिमल सेल्स, ठीक है, प्लांट और एनिमल सेल्स की अगर बात करें तो क्या क्या डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, एनिमल सेल दे लैक सेल वॉल, जैसे कि हम देख सकते हैं एज द फॉर्मर प्रोसेस, ठीक है, एज द फॉर्मर पजेस, ठीक है, सेल वॉल्स, प्लास्टिड्स एंड द लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, ठीक है, दो चीजें इनके अंदर और है, प्लास्टिड्स है, ठीक है, और लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, मतलब कि प्लास्टिड्स क्या है, आपके पास में एक ऐसे स्टोरेज मटेरियल, एक ऐसा स्टोरेज ऑर्गेनल है जिसके अंदर पिगमेंट स्टोर किए हुए होते हैं, ठीक है, जो क्या पजेस करता है, अपने अंदर पिगमेंट पजेस करता है, जिसके अंदर, जिसके बेसिस पे अगर हम देखेंगे तो अलग अलग तरीके के हमें क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलते हैं, ठीक है, इलायोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ये सब चीजें देखने को मिलती है, दैट कम्स अंडर प्लास्टिड्स, ठीक है। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, वैक्यूल का क्या काम है, वैक्यूल में बेसिकली लार्ज सेंट्रल, पहले तो इस चीज पर ध्यान दो कि सेंट्रल वैक्यूल ये आप लोग किस में मिल रहा है, प्लांट सेल की हम बात कर रहे हैं, जिसके अंदर आप लोग को प्लास्टिड्स तो मिलेंगे, ठीक है, और सेल वॉल मिलेगा, मतलब कि ये सेल वॉल, ठीक है। अगर यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, दिस इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो ये हो जाएगा सेल वॉल, और इसके अंदर जो है सेंट्रल वैक्यूल, 90% आपका जो आपके अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी 90% आपका जो ठीक है प्लांट सेल का जो स्पेस होता है उसके अंदर 90% कौन पजेस कर रहा होता है, वैक्यूल प्रेजेंट होता है वहां पे, ठीक है, दिस इज योर वैक्यूल। अब ये वैक्यूल के अंदर क्या काम होता है, दिस इज योर वैक्यूल। अब ये वैक्यूल के अंदर बेसिकली आप
ठीक है। वैक्यूल में क्या रहता है, वेस्ट मटेरियल्स रहते हैं, ठीक है, नॉट रिक्वायर्ड वाटर, वाटर कंटेंट अगर ज्यादा हो गया है, लिक्विड कंटेंट ज्यादा, तो वो भी कहाँ स्टोर हो रहा होगा, वैक्यूल में होगा। नाउ दिस इज योर वैक्यूल, दिस इज योर सेल वॉल, ठीक है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन। यहाँ पर अगर ठीक है बीच में क्या प्रेजेंट होता है, ठीक है, वैक्यूल प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, कैसा होगा, न्यूक्लियर बाउंड होगा, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाउंड होगा। ऑलराइट, सो दिस वाज द स्मॉल ओवरव्यू फॉर ऑल काइंड ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, दो तरीके के हमने सेल टाइप पढ़ लिए यूकैरियोटिक सेल में भी, ठीक है, उसकी डेप्थ में एक्सप्लेनेशन अभी आगे करेंगे। विच आर एब्सेंट इन एनिमल सेल्स, अब ये तीन चीजें, ठीक है, एनिमल सेल में मिलेगी क्या, नहीं। एनिमल सेल में वैक्यूल होता है क्या, नहीं। सैप और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हम क्या वैक्यूल में रखते हैं, नहीं रखते हैं, ठीक है। तो प्लास्टिड्स, क्या हमारे पास में कोई कलर होता है, क्या हमारे पास में कभी ग्रीन कलर, कभी व्हाइट कलर ऐसे देखा जाता है, नहीं। हमारे पास में मेलानिन होता है जिसकी वजह से हमारा पिगमेंट शो होता है, लेकिन प्लास्टिड्स होते हैं क्या, नहीं। ऑन द अदर हैंड, और सेल वॉल तो होता ही नहीं है, बिकॉज आवर स्किन कैन गेट मोल्डेड, राइट, हम उसको चेंज कर सकते हैं, उसको उसका शेप बदल सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन सेल, ठीक है, सेल वॉल में अगर सेल वॉल एब्सेंट है तभी ये चीज हो सकती है, राइट। प्लांट सेल्स में प्लांट्स की आप क्या सेल, ठीक है, शेप बदल सकते हो, नहीं, बिकॉज ऑफ द सेल वॉल विच इज हार्ड इन स्ट्रक्चर, इन शेप, ठीक है। एनिमल सेल्स हैव सेंट्रियोल्स व्हिच आर एब्सेंट इन ऑलमोस्ट ऑल प्लांट सेल्स। प्लांट सेल्स में ये चीज एब्सेंट है, लेकिन एनिमल सेल में प्रेजेंट है। कौन सी है वो चीज, दैट इज सेंट्रियोल। इस तरीके से परपेंडिकुलरली प्रेजेंट होते हैं सेंट्रियोल्स, और ये काम क्या करते हैं, आप लोग के स्पिंडल फाइबर्स बनाने का काम करते हैं। स्पिंडल फाइबर्स कहाँ काम आते हैं, सेल डिवीजन में काम आते हैं। तो इनका मेन रोल कहाँ जाता है, सेंट्रियोल्स का। दीज आर सेंट्रियोल्स, सेल डिवीजन में काम करते हैं। ऑलराइट, तो इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सेंट्रियोल्स कहाँ देखने को मिलते हैं, सेल डिवीजन में। एट व्हाट टाइम, सबसे पहले तो सेंट्रियोल्स का काम होता है कि सेल को डिवाइड करना, डिवीजन, जब साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है वो टाइम पे सेंट्रियोल्स काम करते हैं, राइट। तो पर्टिकुलर थिंग जो है आप लोग को कहाँ नहीं मिलेगी, प्लांट सेल्स में नहीं देखने को मिलती है। ऑल राइट, नेक्स्ट थिंग, यह हो गया ओवरव्यू। अभी हम जो है ये पर्टिकुलर फिगर देख लो, ये स्ट्रक्चर देख लो। ये स्ट्रक्चर में हम वापस आएंगे ये पढ़ने के लिए। ये पूरा स्ट्रक्चर जो आप लोगों को डायग्राम दिया हुआ है, ये आप लोगों को समझना चाहिए। सिर्फ ऐसे ही नहीं कि आप पढ़ रहे हो कि हाँ ये ऑर्गेनल को न्यूक्लियस कहते हैं, इसको न्यूक्लियोलस कहते हैं, इसको गोल्गी apparatus कहते हैं, इस तरीके से नहीं, आप लोग को पूरा फील आना चाहिए। तो इसलिए हम अभी ये सारे जितने भी ऑर्गेनल्स दिखे इसकी डेप्थ में स्टडी करेंगे, उसके बाद में इस पर्टिकुलर डायग्राम पर वापस आएंगे फॉर डिटेल एक्सप्लेनेशन, ठीक है, ताकि आप लोग को ये फिगर याद हो जाए। जब आप ये चीज हर एक इसके अंदर जो भी ठीक है टर्म्स दिए हुए हैं, गोल्गी apparatus क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, वैक्यूल क्या है, मिडिल लैमेला का क्या रोल है, ये सब चीज जब आप पढ़ोगे और उसके बाद में जब आप इसको आके देखोगे तो आप डिफरेंट व्यू से देख रहे होंगे। आई टेल यू दिस, एनिमल सेल में भी यही होने वाला है। माइक्रोविलाइज क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, राइबोसोम्स का क्या रोल है, ये सब जब आप समझोगे तो फिर वापस आओगे, ये डायग्राम आप लोग को बाय हार्ट हो जाएगा। अभी अगर देखोगे तो थोड़ा कंफ्यूजन होगा। अभी अगर हाथ रखोगे ऐसे डायग्राम्स पे, अगर हाथ रख दोगे यहाँ पर और अगर पूछोगे ये क्या है, तो कहीं कहीं पर आप कंफ्यूज भी हो जाओगे, ठीक है, क्योंकि सब लोग को नहीं एक बार में समझ आता है, राइट। तो इसीलिए आप पहले एक्सप्लेनेशन को समझो, उसके बाद में डायग्राम पर आओ। ऑलराइट, तो सारी चीजें हम अभी डेप्थ में समझेंगे, उसके बाद में ये डायग्राम वापस से स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट इज सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट एक आता है, फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल गिवन बाय सिंगर एंड निकल्सन, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन का हमने पहले पढ़ चुका है कि ये प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में काफी सिमिलर होता है। देयर इज नेग्लिजिबल डिफरेंस, ठीक है, इतने डिफरेंसेस नहीं होते, बहुत कम डिफरेंसेस होते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन जो है कॉमन होता है, सिमिलर होता है फॉर ऑल ऑर्गेनिजम्स। तो इसीलिए एक कॉमन इसका मॉडल रिलीज हुआ, इट वॉज गिवन बाय सिंगर एंड निकल्सन। रिमेंबर दिस, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फेमस क्वेश्चन इसके अंदर पिछले सालों में बने हैं। So first thing, the detailed structure of the membrane was studied only after advent of electron microscope. अभी हम नॉर्मल माइक्रोस्कोप से सेल नहीं देख सकते, we require the biological microscope for that purpose. तो क्या सेल के अंदर का सेल मेम्ब्रेन की हम स्टडी कर पाएंगे क्या नॉर्मल माइक्रोस्कोप से? नहीं। So for that purpose हमें क्या चीज की जरूरत थी? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, बहुत डिटेल में जो ठीक है जूम करके डिफाइन करके दिखाए हमें चीजें, ठीक है। तो वो कब हुआ? आफ्टर द एडवेंट, मतलब जब भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया उसके बाद ही ये चीज हमने स्टडी की। इन द 1950s में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एडवेंट हुआ। मीनवाइल केमिकल स्टडीज ऑन द सेल मेम्ब्रेन
ठीक है, स्पेशली इन ह्यूमन आरबीसीज, ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स पे हमने स्टडी की थी। और ये स्टडी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या कोई भी माइक्रोस्कोप बेसिस पर नहीं थी, ये स्ट्रक्चरल स्टडी नहीं थी, ये केमिकल स्टडी थी बेस्ड ऑन केमिकल रिएक्शंस, केमिकल टेस्ट दैट वाज परफॉर्म, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव टेस्ट होते हैं जिसके बेसिस पे हमने एक स्ट्रक्चर और एक उसके कॉम्पोजिशन का हमने एक इंफॉर्मेशन डिराइव की फ्रॉम दी स्टडीज। ठीक है, तो कौन सी इंफॉर्मेशन हमने डिराइव की? केमिकल स्टडीज के थ्रू हमें ये पता चला कि उसका केमिकल नेचर कैसा है। केमिकल नेचर इन द सेंस वो क्या चीज कंसिस्ट करता है, वो किन चीजों से बना है। वी आर टॉकिंग अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दैट इज नथिंग बट सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो हमने किस पे स्टडी की थी? इन ह्यूमन आरबीसीज। हमें क्या पता चला? We'll see this enable the scientists to deduce the possible structure of plasma membrane। हमने एक assumption लगाया, ठीक है, we deduce the possible structure कि ये probably ये structure हो सकता है plasma membrane का। After what? After doing chemical studies भी। अभी तक हम electron microscope पर नहीं पहुंचे हैं। ठीक है, we are talking before 1950s। तभी क्या हुआ करता था? ठीक है, तो वो टाइम पे हमने chemical studies की because we did not have इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया, फिर बहुत सारी चेंजेस और नई डिस्कवरीज, नई चीजें पता चली। अब केमिकल स्टडीज के बेसिस पे हमें क्या चीजें पता चली, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट थिंग, these studies showed that the cell membrane is mainly composed of lipids and proteins। तो हमारे सेल मेम्ब्रेन पे क्या चीजें, दो चीजें बहुत फेमसली और बहुत ही फटाफट हमें पता चल गई कि पहली चीज थी लिपिड और दूसरी चीज थी प्रोटीन्स। ये दो चीजें हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में दिखाई देती है। ऑलराइट, तो लिपिड्स और प्रोटीन्स भरपूर हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में दिखाई देते हैं। ठीक है, तो मेजर लिपिड्स कौन से थे? फॉस्फोलिपिड्स थे। फॉस्फोलिपिड्स वी विल बी लर्निंग अबाउट दिस इन डिटेल इन द चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, जिसके अंदर सारे हर एक तरीके का जो भी केमिकल ठीक है स्ट्रक्चर होता है, वो सारे हर एक केमिकल्स का हम स्ट्रक्चर उसके अंदर पढ़ते हैं। तो फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर भी उसके अंदर है, जिसके अंदर लॉन्ग कार्बन चेन होती है, फॉस्फोरस जुड़ा होता है। दीज आर कॉल्ड एज व्हाट? फैटी एसिड्स प्लस फॉस्फोरस। ठीक है, मेक इट एज फॉस्फोलिपिड्स। दे आर अरेंज्ड इन अ बायलेयर। ठीक है, मेजर लिपिड्स कैसे बने हुए हैं? बायलेयर में अरेंज्ड है। तो जैसे जैसे हम ठीक है लाइंस पढ़ेंगे, विल बी ड्रॉइंग इट हियर। ठीक है, फॉस्फोलिपिड की बायलेयर है। अब समझो ये फॉस्फोलिपिड का एक लेयर है, तो वैसे ही दूसरा लेयर भी प्रेजेंट है। दीज आर फॉस्फोलिपिड्स। ठीक है, तो दो बायलेयर, ये क्या बन गया? बायलेयर बन गया। दिस इज बायलेयर। नेक्स्ट थिंग, ऑल्सो द लिपिड्स आर they are arranged within the membrane with the polar head। अब लिपिड्स में देखो एक कार्बन चेन होती है, ठीक है, कार्बन चेन से बनी होती है और उसके अंदर एसिड होता है। एसिड कैसा हो जाता है? लिपिड्स इज मेड ऑफ फैटी एसिड्स। ठीक है, तो फैटी एसिड्स, फैट वाला जो पार्ट होता है वो बेसिकली कार्बन चेन होती है। और कार्बन चेन कैसी होती है? हाइड्रोफोबिक नेचर की होती है। और जो एसिड वाला पार्ट होता है, ठीक है, वो कैसा होता है? हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है। हाइड्रोफिलिक, फिलिक रिलेटेड टू, ठीक है, लविंग। Small chemistry information is required to understand this। Phobic related to hating और philic मतलब liking। ठीक है, तो हमारे पास में दो चीजें आ जाती है लिपिड्स में। लिपिड्स किसके बने होते हैं? लिपिड्स बने होते हैं ऑफ फैटी एंड एसिड्स, और दूसरी चीज एसिड्स। और एसिड्स वाला पार्ट कैसा होता है? हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है। और जो फैटी एसिड्स, फैटी वाला पार्ट होता है वो कौन सा होता है? हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है। तो वो वाटर के साथ मिक्स नहीं कर सकता बिकॉज वो कैसा है? हाइड्रोफोबिक नेचर का है। सो नाउ लुक हियर, लिपिड्स होते हैं, दे आर अरेंज्ड विद इन द मेम्ब्रेन विद द पोलर हेड। ठीक है, अभी वाटर के साथ में डिसॉल्व होना है तो वाटर कैसा है? पोलर है, राइट। एंड लाइक डिसॉल्व्स लाइक, हमने ये सॉल्यूशंस वाले केमिस्ट्री के चैप्टर में पढ़ रखा है। तो अगर वाटर पोलर है और उसके साथ में कोई ठीक है चीजों को डिसॉल्व करना है तो वो कैसी होनी चाहिए? पोलर होनी चाहिए। ठीक है, सो पोलर है टुवर्ड्स द आउटर साइड्स। ठीक है, तो मतलब ये कौन सा वाला पार्ट है बाहर की तरफ? हाइड्रोफिलिक वाला पार्ट है। दिस इज हाइड्रोफिलिक पार्ट। ये हाइड्रोफिलिक पार्ट कहाँ की तरफ है? बाहर की तरफ है। एंड द हाइड्रोफोबिक टेल्स, ठीक है, एज वी टॉक्ड के जो एसिड वाला पार्ट होता है और एक फैट वाला पार्ट होता है। तो टेल्स क्यों कहा गया? बिकॉज लॉन्ग चेन्स ऑफ कार्बन इज प्रेजेंट, जो कैसा एक शेप देती है? एक टेल के जैसा शेप देती है। तो दिस इज योर पोलर हेड जो कि बाहर की तरफ है, और ये लॉन्ग चेन जो है ये कैसी है? ये हाइड्रोफोबिक नेचर की है, जो इनर साइड प्रेजेंट है। इसी के दो लेयर अगर हम बनाएंगे तो इस तरीके से बाहर की तरफ पोलर हेड और यहाँ पर अगेन इसके
हाइड्रोफोबिक टेल दिखाई देगी। तो ये आपका फैटी वाला पार्ट हो जाता है फ्रॉम द लिपिड्स, और ये एसिड वाला पार्ट हो जाता है। सो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, फॉस्फोलिपिड्स। इस तरीके से बायलेयर बने हैं, ये पहला लेयर है उसका और ये दूसरा लेयर है। तो यहाँ पर अगर हम बायलेयर ड्रॉ कर रहे थे, ठीक है, सी दिस इज योर विच पार्ट, पोलर वाला पार्ट, ठीक है, इसके यहाँ पर टेल्स दिखेंगे, दिस इज योर हाइड्रोफोबिक टेल्स, हाइड्रोफोबिक टेल्स इनर साइड, और पोलर वाला पार्ट कौन सा है, बाहर वाला साइड कैसा है, पोलर पार्ट है, और पोलर पार्ट मीन्स हाइड्रोफिलिक पार्ट। So the lipids are arranged within the membrane with the polar head towards the outer side and the hydrophobic tails towards the inner part. तो बेसिकली जो पोलर हेड है वो आपका एसिड वाला पार्ट है, दैट मीन्स वो वाटर के साथ में डिसॉल्व होगा, बिकॉज पोलर डिसॉल्व्स पोलर, राइट। तो हमने ये समझा था लाइक डिसॉल्व्स लाइक, तो पोलर वाला पोलर के साथ मिक्स होगा और नॉन पोलर वाला नॉन पोलर के साथ। क्या पोलर मतलब वाटर नॉन पोलर के साथ हो सकता है क्या, नहीं। सो सिंपल आंसर इसका ये है कि पोलर हेड हमने बाहर की तरफ इसलिए रखा क्योंकि वो एनवायरमेंट के साथ में कैसा है, डिसॉल्विंग नेचर का है, और हमने बीच में एक इंसुलेटिंग लेयर नहीं कहेंगे, लेकिन वी कैन से कि इट्स लाइक अ, ठीक है, बाउंड्री जो इनर साइड हमने बनाया है, जो ये टेल्स अंदर की तरफ आई, ये सारे हेड बनते गए बाहर की तरफ, ये हेड बनते गए बाहर की तरफ, जो कि कैसे नेचर के है, ये हेड है आपके पोलर नेचर के, ठीक है। तो हमने जो इनर साइड ये जो बाउंड्रीज बनाई है टेल्स की, इस तरीके से जो ये टेल्स है, इनका एक्चुअल रोल ये है कि ये डिसॉल्व ना हो सके, डू नॉट डिसॉल्व इन एनी पोलर मटेरियल, ठीक है। तो जब ये वाटर के साथ डिसॉल्व नहीं होंगे तो यहाँ का जो भी कंटेंट है, यहाँ पर जो भी कंटेंट प्रेजेंट है वो अंदर नहीं आ पाएगा, और यहाँ पर जो भी कंटेंट प्रेजेंट है वो यहाँ से बाहर नहीं जा पाएगा। सो दिस इज द मेन मकसद, और वी कैन से दिस इज द मेन मोटो और एम टू मेक सच टाइप ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि नेचर में मतलब नेचुरली हमारे अंदर प्रेजेंट होते। तो ये चीज समझ आ गई, ठीक है। नेक्स्ट क्या आ जाता है, दे आर अरेंज्ड, और ये पता चल गया हमको हाइड्रोफोबिक टेल्स, जो टेल्स होती है दैट इज बेसिकली मेड ऑफ व्हाट, हाइड्रोकार्बन्स, राइट। तो ये जो है हमारी कहाँ पर लाई करेगी, ऑन द इनर साइड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, टुवर्ड्स द इनर पार्ट। Now, this ensures that the non-polar tail of saturated hydrocarbon is protected from the aqueous environment. जैसे मैंने बताया आसपास कैसा है, वाटर कंटेंट है, बहुत सारे एसिड्स है, बेसिस है, बहुत अलग अलग तरीके के केमिकल्स है, लेकिन उसके अंदर डिसॉल्व तभी होगा ये जब वो कैसा होगा, उसके नेचर का, सेम नेचर का होगा, ठीक है। और हमको डिसॉल्व नहीं कराना है बेसिकली, वाई, बिकॉज वी डोंट वांट कि यहाँ पर का जो कंटेंट है वो सेल के अंदर जाए और जो सेल का अंदर का कंटेंट है वो बाहर आए। दैट इज वाई वी आर मेकिंग अ बाउंड्री ऑफ विच काइंड ऑफ लेयर वी आर मेकिंग इट ऑफ, ठीक है, हम लिपिड की लेयर बना रहे हैं जिसे हमने कहा है फॉस्फोलिपिड बाय लेयर, ठीक है। इट इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्वस एनवायरमेंट। ये समझ आ गया फिगर 8.4, अच्छे से देखो, इसके अंदर अच्छे से समझो कि कैसे हमने जो है, ठीक है, आई विल पॉइंट इट आउट फॉर यू। ये देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो यहां पर दिखाई दे रहे इस तरीके से, लेट मी मेक इट मोर क्लियर, ये जो डॉट्स दिखाई दे रहे हैं बाहर की तरफ, ठीक है, इसे हमने कहा है पोलर हेड यहां पर, ठीक है, इसका नेमिंग नहीं किया हुआ है, फिर भी लेट्स जस्ट डू दिस। ये पोलर हेड है, ठीक है, और ये अंदर की तरफ टेल्स दिख रही है, ये जो टेल्स दिख रही है, ये टेल्स जो है ये काय की टेल्स है, दीज आर द टेल्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, ठीक है। फैट की टेल है ये, राइट, फॉस्फोलिपिड बायलेयर बना रहे हैं हम, तो ये आपका हो जाता है पोलर हेड, जो कि कैसा है, बाहर के वाटर कंटेंट के साथ में डिसॉल्वेबल है, ठीक है। तो ये डिसॉल्व हो जाएगा, लेकिन ये डिसॉल्व होगा क्या, नहीं, तो ये डिसॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो दिस इज वेरी बेसिक, ये समझ आ गया। ये है आपकी टेल्स, ये किसकी बनी हुई है, हाइड्रोकार्बन की बनी हुई है, हाइड्रोकार्बन की टेल होती है, कैसी होती है, हाइड्रोफोबिक नेचर की होती है, कैसी होती है, हाइड्रोफोबिक नेचर की। दिस इज द सेकेंड थिंग। तो ये हाइड्रोफोबिक नेचर की होती है और कैसी होती है, हाइड्रोकार्बन की बनी होती है। और ये जो है डिसॉल्वेबल तो है, डिसॉल्वेबल तो है, ये वाला जो पार्ट है, ये जो पार्ट्स है ये डिसॉल्वेबल है इस तरीके से, ठीक है। और ये कैसे होते हैं, हाइड्रोफिलिक नेचर के होते हैं, ठीक है। तो दिस इज सम बेसिक नॉलेज, ठीक है, वी आर गेटिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डायग्राम, समझ आ रहा है। नेक्स्ट थिंग,
ये डायग्राम देख लो एक बार, ठीक है, सही से समझ आ जाएगा। जो हेड वाला पार्ट है वो बाहर की तरफ क्यों है, और यहाँ पर देखो आपको कोलेस्ट्रॉल भी मिलेगा। इस तरीके से इसके छोटे छोटे जो है पार्ट्स होते हैं, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल इज अ टाइप ऑफ लिपिड ओनली, ये ठीक है सेल्स के अंदर एकदम स्मॉल क्वांटिटी में मिलता है, कहीं कहीं पे मिलता है, तो दिस इज कोलेस्ट्रॉल। ये भी हमें बाद के फर्दर स्टडीज में समझ आया कि कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है। सो नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट। इट सेज In addition to phospholipids, membrane also contain cholesterol, ठीक है। ये सारी हमको स्टडीज कौन सी हमने किया था पता चला, ये हमको पता चला बाय डूइंग व्हाट, केमिकल स्टडीज। हमने क्या की थी, केमिकल स्टडीज की थी। यहाँ पर देखो केमिकल स्टडीज हमने की थी ऑन एरिथ्रोसाइट, ठीक है, ह्यूमन आरबीसी, तभी हमें ये सारी नॉलेज पता चली, ठीक है। नॉन पोलर टेल ऑफ हाइड्रोकार्बन प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्वस एनवायरनमेंट। इन एडिशन टू फॉस्फोलिपिड्स क्या प्रेजेंट होते हैं, कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट थिंग लेटर, फिर क्या हुआ, बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन क्लियरली रिवील्ड दैट सेल मेम्ब्रेन्स आल्सो possess अ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट भी आ जाता है। पहले तो हमें पता था प्रोटीन होता है, फॉस्फोलिपिड की बायलेयर होती है, लेकिन अभी कार्बोहाइड्रेट का भी रोल आ गया जो कि हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मिलता है। ये कैसे हमें पता चला, बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन से। अभी रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड वेराइज कंसिडरेबली इन डिफरेंट सेल टाइप्स। जैसे जैसे हम देखेंगे अलग अलग सेल टाइप में अलग अलग क्वांटिटी में हमको ठीक है प्रोटीन और लिपिड्स मिलते हैं। तो इनका प्रोपोर्शन जो होता है वेरिएबल होता है, हर सेल में सेम तरीके के सेम अमाउंट का प्रोटीन नहीं मिलेगा, हर सेल में अलग अलग तरीके के लिपिड्स और प्रोटीन्स के प्रोपोर्शन मिलते हैं, ठीक है। सो इट वेराइज, ठीक है, वेरिएबल नेचर का होता है। इन ह्यूमन बीइंग्स द मेम्ब्रेन ऑफ द एरिथ्रोसाइट इज अप्रॉक्सिमेटली, अच्छा तो हमने अभी सारे केमिकल स्टडीज इन्वेस्टिगेशन ये सारे किस पे किए थे, एरिथ्रोसाइट पे, राइट, ह्यूमन आरबीसी पे किए थे। तो अब इसके अंदर से हमें कैसे पता चलेगा, ये हमारे पास में दिया हुआ है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि 52% प्रोटीन और 40% क्या प्रेजेंट थे, उसमें लिपिड्स प्रेजेंट थे। सो वी हैव टू नोट इट हियर दैट वी हैव, ठीक है, ह्यूमन एरिथ्रोसाइट कंटेन्स व्हाट, ह्यूमन एरिथ्रोसाइट में हमें क्या मिला, आई एम नॉट यूजिंग द वर्ड आरबीसी हियर, रेड ब्लड सेल नहीं बोलूंगी, एरिथ्रोसाइट बार बार बोलूंगी, बिकॉज you have to become used to it, ठीक है। आपको एरिथ्रोसाइट का मतलब पता होना चाहिए, ठीक है। तो एरिथ्रोसाइट इज नथिंग बट आरबीसी। we being now ठीक है mature biology student, right, we are preparing for NEET exam, we are learning biology। तो एक ठीक है जो कॉम्प्लेक्स जो उसके बायोलॉजिकल टर्म्स है उसके लिए आपको यूज टू होना पड़ेगा, ठीक है। तो एरिथ्रोसाइट बोलेंगे, इसके अंदर हमको क्या मिला है, 52% प्रोटीन मिला है, प्रोटीन कंटेंट ज्यादा है, एज यू कैन सी इट क्लियरली। ये किसके अंदर की बात कर रहे हैं हम, ह्यूमन एरिथ्रोसाइट में। और क्या मिला है, 40% जो है लिपिड्स है, और बाकी के कितने परसेंट बचते हैं, 52% वॉज दिस, ठीक है, 92% हमारे पास में लिपिड्स और प्रोटीन्स का कंटेंट आ जाता है। मतलब कि आप समझो कि आपका जो पूरा सेल मेम्ब्रेन है, दैट इज मेजरली कंसिस्टेड ऑफ व्हाट, लिपिड्स एंड प्रोटीन। सो 92% में आपका पूरा लिपिड और प्रोटीन कवर करता है। बाकी के 8% जो बचे हैं उसके अंदर बाकी चीजें आएगी, जैसे कि हमने पढ़ा कोलेस्ट्रॉल हो जाता है, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल हो जाता है, वी हैव कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, बाकी के सॉल्ट्स, ठीक है, बाकी दूसरी चीजें आ जाती है, ठीक है, एवरीथिंग। सो दैट कंपोजेस 8%। लेकिन हमारा 92% हमारे पास में एरिथ्रोसाइट में क्या प्रेजेंट है, प्रोटीन्स और लिपिड्स, जिसके वजह से प्रोटीन का कंटेंट ज्यादा है, लिपिड कितना परसेंट है, 40% लिपिड है, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, नाउ विल बी लर्निंग द टाइप ऑफ ठीक है, द टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स दैट वी सी इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, ऑन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन। मतलब बेसिस इसका बेसिस क्या है, इसको डिफाइन करने का, ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि कितने इजीली कौन सा प्रोटीन, कौन से टाइप का प्रोटीन जो है रिमूव हो सकता है, एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। तो इसके बेसिस पे अगर हम देखेंगे तो दो तरीके के प्रोटीन्स हमको मिलते हैं, एक होता है इंटीग्रल, ठीक है, और एक होता है पेरिफेरल। पेरिफेरल एज द नेम सजेस्ट, ये कैसा होगा, ऑन द सरफेस। कहाँ मिलेगा, ये सरफेस पर मिलेगा, पेरिफेरल नेचर का है, मतलब कि बाहर की तरफ दिखने वाला पार्ट, वैसा वाले प्रोटीन को हम क्या कहेंगे, पेरिफेरल प्रोटीन। इंटीग्रल से क्या समझ में आ रहा है कि कहीं पर बरीड है, मतलब कहीं पर कैसा है ये, ठीक है, एक स्ट्रक्चर उसके अंदर कैसा, बाउंडेड कह सकते हैं इसको, ठीक है, बाउंडेड नेचर का है, उसके साथ में जुड़ा हुआ है, इंटीग्रेटेड है। इंटीग्रेटेड मतलब क्या, हम समझते हैं कि समड अप,
इंटीग्रेशन हम जब समझे थे मैथ्स में, तब उसका मतलब क्या समझे थे कि समड अप मतलब के जुड़ा हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो जब कोई चीजें जुड़ी हुई होती है इसी के अंदर वो प्रेजेंट है, तो इस तरीके से इनके बीच में कोई भी एक बाउंड्री नहीं बनी हुई है, यहाँ पर कोई बाउंड्री नहीं बनी हुई है, इसके अंदर इंटीग्रेटेड है। ये प्रोटीन अगर है, दिस इज योर प्रोटीन, तो यहाँ पर अगर कोई पार्ट है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन का आसपास चारों तरफ पार्ट्स है, जस्ट अ सेकेंड, अगर चारों तरफ पार्ट्स है सेल मेम्ब्रेन के और बीच में आपका जो है ये प्रोटीन लाई कर रहा है, ठीक है, तो ये ऐसे सिर्फ लाई नहीं कर रहा, ठीक है, ये इसके साथ में इंटीग्रेटेड है, मतलब कि ये अटैच्ड है। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू। तो ये होता है एक तरीके का इंटीग्रल प्रोटीन जो कि स्ट्रांगली बाउंडेड होता है विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, होता है पेरिफेरल प्रोटीन दैट लाइज ऑन द सरफेस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब देखेंगे यहाँ पर So the membrane proteins can be classified as, ठीक है, integral और peripheral. Peripheral proteins lie on the surface of the membrane, ठीक है, while the integral proteins are partially or totally buried in the membrane, ठीक है। तो वो totally buried हो सकते हैं, मतलब बिल्कुल ही non removable, और partially buried भी हो सकते हैं। यहाँ पर देखो आपको समझेगा, this is integral protein, इस तरीके से देख सकते हो। इसका कुछ पार्ट जो है बाहर है, this part is outside, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर कुछ पार्ट ऐसा भी है जो कि इंटीग्रेटेड है, तो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू कि कुछ पार्ट्स जो है कहां पर है, इंटीग्रेटेड है, कुछ पार्ट्स बाहर की तरफ प्रेजेंट है, एंड दैट मेक्स इट व्हाट, पार्शियली बरीड, ठीक है। ये क्या बना रहा है, इसको पार्शियली बरीड बना रहा है, ठीक है। और यहाँ पर दूसरी जगह प्रोटीन्स के एग्जांपल देखो, तो यहाँ पर ये भी प्रोटीन प्रेजेंट है, पीछे की तरफ यहाँ पर भी प्रोटीन प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से देखो, ये इसका एकदम थोड़ा सा पार्ट बाहर है, बाकी ये पूरी तरीके से कैसा है, अटैच्ड है। तो इसको हम कह सकते हैं टोटली बरीड है ये। ऑलराइट, सो इस तरीके से इंटीग्रल प्रोटीन्स हो जाते हैं। अभी पेरिफेरल प्रोटीन्स कौन से हैं, यहाँ पर नेमिंग आपको लोगों को दी हुई है, राइट। ये देखो शुगर कंटेंट, दिस इज व्हाट, दिस इज योर कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स आर नथिंग बट शुगर ओनली। तो इस तरीके से कार्बोहाइड्रेट्स कहां पर प्रेजेंट है, पेरिफेरल प्रोटीन्स पर प्रेजेंट है। ये जो लॉन्ग चेन आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, किसकी है, पेरिफेरल प्रोटीन्स की है, दैट लाई ऑन द सरफेस। यू कैन सी ये पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बाउंड्री है जिसके ऊपर ये लाई कर रहे हैं, इस तरीके से इधर पे लाई कर रहे हैं, ठीक है। सो दीज आर व्हाट, दीज आर योर पेरिफेरल प्रोटीन्स, ठीक है। तो ये पेरिफेरल प्रोटीन्स एक ये समझ आ गया, और कार्बोहाइड्रेट कहां प्रेजेंट है ये भी समझ आ गया होगा, ठीक है। दीज आर कार्बोहाइड्रेट्स। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर डायग्राम, कि हर एक चीज मैंने आप लोग को अच्छे से एक्सप्लेन कर दी कि कार्बोहाइड्रेट कहां प्रेजेंट है, ठीक है, पेरिफेरल प्रोटीन पर अटैच्ड है। पेरिफेरल प्रोटीन कहां प्रेजेंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर सरफेस पे लाई कर रहा है। और यहाँ पर आपके पास में इंटीग्रल प्रोटीन्स कहां जाते हैं, तो इंटीग्रल प्रोटीन्स जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में एम्बेडेड होते हैं, दे आर बरीड ओवर देयर, ठीक है, वहां पर वो, ठीक है, अटैच्ड होते हैं, तो वो हो जाते हैं इंटीग्रल। अब ये दो तरीके के हो सकते हैं, पार्शियली बरीड या फिर टोटली बरीड। और यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल्स के भी स्ट्रैंड्स दिखाई देंगे, दैट इज फाउंड इन वेरी लेस क्वांटिटी, लेकिन कोलेस्ट्रॉल भी हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। फॉस्फोलिपिड की बायलेयर होती है जिसके अंदर से हाइड्रोफोबिक टेल्स अंदर की तरफ होती है, ठीक है, यहाँ पे मैंने समझा चुकी हूँ। और जो अपना पोलर हेड होता है वो बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है। इस तरीके से ये डायग्राम हमारा खत्म होता है। नेक्स्ट अभी शुरू करेंगे हम फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। यही फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल था जो हमको एक्सप्लेन किया गया था बाय सिंगर एंड निकलसन। दिस वाज द फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल, और यही सब चीजें हमने बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन से पता की। सो हमें बहुत ओवरऑल अजम्पशंस मिलते गए थे, ठीक है, बहुत ठीक है, ओवरऑल कंक्लूजन्स मिलते गए थे। लेकिन जैसे सिंगर एंड निकलसन ने ठीक है ह्यूज डिस्कवरी करी और एक नया मॉडल तैयार किया ऑन द बेसिस ऑफ दोस इन्वेस्टिगेशन, नाउ वी आर कंफर्म्ड कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारा ऐसा ही दिखता है, ठीक है, बिकॉज दे स्टडीड, दे रिसर्च अपॉन इट, ठीक है। इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ डाउट इन योर माइंड यू कैन कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स, ठीक है। ऑल राइट, an improved model of structure of cell membrane was proposed by Singer and Nicholson. I'm not liking this color, I'm changing it.
ओके सो एक इंप्रूव्ड मॉडल हमें कहां से मिला, सिंगर और निकलसन 1972 में इन्होंने दिया। ये वाइडली एक्सेप्टेड है, मतलब ये जो इन्होंने मॉडल दिया है इसके अंदर सबसे ज्यादा ठीक है ट्रुथ हमें मिला है, मतलब फैक्चुअल ये बेसिस पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडल बनाया गया था। ठीक है, इसीलिए ये वाइडली एक्सेप्टेड है। यहाँ पर लिखा है इट इज वाइडली एक्सेप्टेड एज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, इसका नाम क्या है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फिगर 8.4 जो हमने ऊपर स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस द कॉजी फ्लूइड नेचर, ठीक है, द कॉजी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड इनेबल्स लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन्स विद इन द ओवरऑल बायलेयर। अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन फंक्शन कैसे करता है, क्या इसके अंदर रिएक्शंस होते हैं, कैसे मूवमेंट्स होते हैं, ये चीज हमें फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में ठीक है थियोरी वर्क में समझाई गई। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले वर्ड क्या यूज किया गया है वो समझो, कॉजी फ्लूइड नेचर। कॉजी फ्लूइड नेचर क्यों बोला गया है, बिकॉज जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो लिपिड से बना है और प्रोटीन से बना है, जिसके अंदर से लिपिड कैसा होता है, सॉलिड नेचर का तो होता नहीं है। वी ऑल नो दिस राइट। जो लिपिड्स होते हैं, लिपिड्स का बना हुआ होता है, जो कि कैसे होते हैं, सेमी फ्लूइड होते हैं, सेमी फ्लूइड होते हैं, दे आर नॉट सॉलिड। सॉलिड तो वो होते ही नहीं है, जिसकी वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कैसा स्ट्रक्चर दे रहे होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कॉजी फ्लूइड, मतलब वही कि सेमी फ्लूइड नेचर का ठीक है एक ठीक है शेप, एक नेचर दे रहे होते हैं। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, सेमी फ्लूइड नेचर कह सकते हैं, सेमी फ्लूइड नेचर। ऑलराइट, जस्ट अ सेकेंड, नॉट हियर, सेमी फ्लूइड नेचर हमें कहां से मिला है, बिकॉज ऑफ द लिपिड्स। तो इसके अंदर जो प्रेजेंट है, द कॉजी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड इनेबल्स लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है, विद इन दी ओवरऑल बायलेयर। अब क्योंकि ये कॉजी फ्लूइड नेचर के हो गए हैं तो यहां से चीजें पास तो कर सकती है लेकिन डिसॉल्व नहीं हो सकती, मिक्स नहीं हो सकती, बिकॉज ये जो लिपिड होता है वो कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है। ठीक है, तो यहाँ से प्रोटीन्स जो है एक जगह से दूसरी जगह कैसे मूवमेंट्स करते हैं, बायलैटरल मूवमेंट्स करते हैं। तो मतलब ये वाला अगर कोई प्रोटीन है, यहाँ पर लिपिड का लेयर प्रेजेंट है, ठीक है, इस तरीके से हाइड्रोफोबिक टेल्स है, ठीक है, और हाइड्रोफिलिक हेड है, इस तरीके से यहाँ पर लेयर बन गया है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, बाय लेयर बन गया है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर प्रोटीन प्रेजेंट है तो ये वाला प्रोटीन यहाँ पर जंप कर सकता है, ये वाला प्रोटीन यहाँ पर जंप कर सकता है, तो इसे हम कहते हैं लेटरल मूवमेंट। मतलब कि ये यहाँ पर कोई पार्ट है, ठीक है, और यहाँ पर कोई पार्ट है, तो वो यहाँ से मूव होके यहाँ पर पहुंचेगा। ठीक है, तो ये वाला स्पेस कैसी हो जाएगी, लिपिड की हो जाएगी। तो यहाँ से अगर उसको आगे मूव करना है तो ये वाली स्पेस लिपिड की हो जाएगी, वो यहाँ मिलेगा। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं लैटरल मूवमेंट। नाउ दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, लैटरल मूवमेंट। दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ व्हाट, ठीक है, ऐसी कौन सी चीज है जो इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, व्हाट कॉजेस दिस काइंड ऑफ लैटरल मूवमेंट। तो बायलैटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन्स इज कॉज्ड बाय द कॉजी फ्लूइड नेचर ऑफ, ठीक है, लिपिड्स। सो विल राइट हियर बायलैटरल मूवमेंट, बायलैटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन्स is caused by this quasi fluid nature of lipids। लिपिड की वजह से ही तो ये चीज हो रही है, बिकॉज ये कैसे नेचर का है, कॉजी फ्लूइड नेचर का है। नेक्स्ट थिंग, ठीक है, दिस एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन, दिस एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन इज मेजर्ड एज इट्स फ्लूइडिटी। मतलब कि लिपिड कंटेंट कितना कॉजी फ्लूइड नेचर का है, कितना फ्लूइडिटी उसके अंदर है, उस बेसिस पे, ठीक है, उस बेसिस पे जो है प्रोटीन्स उतने इजीली क्या कर पाएंगे, मूवमेंट कर पाएंगे। अब टेल मी, अगर यहाँ पर कोई ठीक है लिक्विड नेचर का बायलेयर प्रेजेंट है और यहाँ पर कोई सॉलिड नेचर का प्रेजेंट है, ये सॉलिड है, ऑलराइट, ये वाला कैसा है, सॉलिड है, ये वाला कैसा है, लिपिड्स का, ठीक है, कॉजी फ्लूइड नेचर है, ये ज्यादा ठीक है, ये ज्यादा सॉलिड नेचर का है। तो क्या यहाँ पर प्रोटीन सही से शिफ्ट हो पाएंगे, क्या ये सही से मूवमेंट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो लेकिन यहाँ पर देखो, अगर ये कैसा है, टोटली कॉजी फ्लूइड है, मतलब कि सेमी सॉलिड सेमी लिक्विड नेचर का है, ठीक है, इसकी फ्लूइडिटी क्या हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी, जिसकी वजह से जो प्रोटीन्स है वो इजीली क्या कर पाएंगे, मूवमेंट कर पाएंगे। सो दिस इज द मेन, ठीक है, मीनिंग बिहाइंड दिस, कि यहाँ पर जो है मूवमेंट्स कितने इजीली हो रहे हैं, ये कौन बताएगा, कितने ठीक है प्रोटीन्स के मूवमेंट्स कितने इजीली हो रहे हैं, ये कौन बताएगा हमें, फ्लूइडिटी बताएगी। और फ्लूइडिटी
फ्लूइडिटी क्या होती है? द quasi fluid nature of the amount of quasi fluid nature of lipids, that is called as its fluidity. ठीक है, this ability to move within the membrane is measured as its fluidity. जिसका फ्लूइडिटी ज्यादा है उसके अंदर प्रोटीन मेम्ब्रेन, प्रोटीन्स जो होंगे वो ज्यादा मूव करेंगे. ठीक है, तो ज्यादा फ्लूइडिटी में क्या होगा? जब ज्यादा फ्लूइडिटी होगी सेल में तभी जो प्रोटीन्स का मूवमेंट है वो ज्यादा हो जाएगा. ठीक है, प्रोटीन्स मूवमेंट बढ़ जाएगा. ठीक है, अगर कम फ्लूइडिटी कम है तो प्रोटीन का मूवमेंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. ऑलराइट, दिस एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन इज मेजर्ड एज इट्स फ्लूइडिटी. ये चीज आप लोग को खुद ही इमेजिन करना है, अपना कॉमन सेंस लगाना है. ठीक है, एक बायलेयर आप अपने दिमाग में इमेजिन करो, उसका फ्लूइड नेचर ठीक है इमेजिन करो, जिसके बेसिस पे ठीक है यू कैन इमेजिन कि कितने इजीली आप जो है एक चीज को वहां पर मूव करा सकते हो. नेक्स्ट थिंग, द फ्लूइड नेचर ऑफ ठीक है फ्लूइड नेचर ऑफ मेम्ब्रेन इज आल्सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फंक्शंस लाइक सेल ग्रोथ, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेल्यूलर जंक्शंस, सिक्रीशन, एंडोसाइटोसिस, सेल डिवीजन. क्या इसके अंदर बहुत सारे हार्ड टर्म्स यूज किए गए हैं जो आप लोग को नहीं समझ आ रहे हैं? क्या आप लोग के लिए हार्ड था या इजी था, या कुछ चीजें इजी थी कुछ चीजें हार्ड थी? लेट्स ठीक है लर्न दिस, लेट्स स्टडी अबाउट इट इन डिटेल. अब इसको डिस्कस करेंगे. देखो हमें बोल रहा है कि द फ्लूइड नेचर ऑफ मेम्ब्रेन इज आल्सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू. फ्लूइड नेचर का और क्या रोल हो सकता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फ्लूइड नेचर आखिर जरूरी क्यों है? तो इसके दूसरे और रोल हो सकते हैं, जैसे कि सबसे पहला रोल हो सकता है फंक्शंस लाइक सेल ग्रोथ. देखो, अगर कोई चीज की बाउंड्री एक सॉलिड होगी, ठीक है, एक सॉलिड बाउंड्री अगर कोई चीज में होगी तो क्या वो ग्रो करेगी? नहीं करेगी. ठीक है, तो अगर अंदर मेटाबॉलिज्म हो रहा है, अंदर अच्छे रिएक्शंस हो रहे हैं, लिविंग रिएक्शंस हो रहे हैं, तो वो सेल तो ग्रो करनी चाहिए, राइट? तो वो सेल ग्रोथ के लिए अगर आप लोग के पास में स्ट्रॉन्ग बाउंड्री प्रेजेंट होगी तो वो तो ग्रो करने से रही. ठीक है, इसीलिए हमारे पास में कैसी होती है? सेमी फ्लूइड नेचर की बाउंड्री होती है. दूसरी चीज आ जाती है फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेल्यूलर जंक्शंस. देखो, आप अभी पूरा आप लोग के इमेजिनेशन के पावर पे डिपेंड करता है. अच्छा इमेजिन करो जो मैं समझा रही हूँ उस चीज को आप लोग को इमेजिन करना है कि यहाँ पर अगर कोई बाउंड्री एक सॉलिड नेचर की है, ठीक है, और यहाँ पर एक बाउंड्री कैसी है? यहाँ पर एक बाउंड्री सेमी फ्लूइड नेचर की है, जैसे हमें चाहिए. ठीक है, तो ये सेमी फ्लूइड नेचर की है. तो ये एक सेल हो गया, ये दूसरा सेल हो गया, दिस इज योर सेकेंड सेल. ठीक है, वैसे ही यहाँ पर ये कैसा है? सॉलिड वाला है. वैसे ही यहाँ पर भी कैसा हो जाएगा? एक सॉलिड एक और एक सेल आ जाएंगे. तो ये वाले सॉलिड नेचर के हैं और ये वाले जो है क्वासी फ्लूइड नेचर के, जैसे हमें चाहिए. तो यहाँ पर क्या जंक्शंस बनना इजी हो जाएगा? क्या यहाँ पर जंक्शंस बनना इजी हो जाएगा? अब यहाँ पर अगर ये सॉलिड है, ये मटेरियल सॉलिड है, ठीक है, ये परफेक्ट शेप में प्रेजेंट है, ठीक है, इसका शेप चेंज नहीं हो रहा है. ये वाला जो है आप लोग के पास में ठीक है सेमी लिक्विड नेचर का है. ठीक है, सेमी लिक्विड नेचर का, तो इसके शेप चेंज हो रहे हैं, तो बीच में इंटरसेलुलर जंक्शंस बनना इजी हो जाएगा. लेकिन यहाँ पर एक दीवार की जैसी बनी, तो क्या यहाँ पर इंटरसेलुलर जंक्शंस बन सकते हैं? नहीं बन सकते. तो इसीलिए सेमी फ्लूइड नेचर कैसा है हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमें इंटरसेलुलर जंक्शंस बनाने. क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज हमें पास ही नहीं करनी फ्रॉम वन सेल टू अनदर, हमें पास करनी होती है. दूसरी चीज आ जाती है सिक्रीशन. हमें कोई चीज निकालना है, इंटरसेलुलर जंक्शंस तो बन गए, रिमूव करना है तो वहां पर आपके पास में गेट होना चाहिए. ठीक है, ये गेट कब ठीक है ओपन और क्लोज होता रहेगा? जब वहां पर क्वासी फ्लूइड नेचर प्रेजेंट होगा. अगर यहाँ पर कोई गेट प्रेजेंट है, यहाँ पर गेट्स प्रेजेंट होते हैं सेल मेम्ब्रेन में. ठीक है, जिसकी वजह से जो भी अंदर का मटेरियल हमें बाहर सिक्रीट करना है, लाइक द वेस्ट मटेरियल्स और यू नो एनीथिंग दैट इज नॉट रिक्वायर्ड इन दैट पर्टिकुलर सेल, हमको वो निकालना है बाहर की तरफ. तो हमें ये गेट्स को क्या करना पड़ता है? ओपन करना पड़ता है. तो ये जो सिक्रीशन वाला पार्ट है ये भी तभी हो पाएगा जब ये गेट ओपन होंगे, और ये गेट तभी ओपन होंगे जब आसपास की बाउंड्री कैसी होगी? लिक्विड नेचर की होगी. मुझे बताओ, अगर सॉलिड नेचर की स्ट्रॉन्ग बाउंड्री है, स्ट्रॉन्ग बाउंड्री, तो क्या वहां से चीजें पास हो सकती हैं? क्या वहां पर चीजें ओपन और क्लोज हो सकती हैं? नहीं. सो हमें टोटली फ्री स्ट्रक्चर चाहिए, फ्लूइड स्ट्रक्चर चाहिए, और वही नेचर ने हमें दिया है. ठीक है, नेचुरली हमको वो चीज मिली है. सो
फॉर दीज पर्टिकुलर पर्पस के ये सारे फंक्शंस हमारे सही से हो सके। नेक्स्ट इज एंडोसाइटोसिस एंड सेल डिवीजन। एंड विल कम टू एंडोसाइटोसिस अगेन। पहले सेल डिवीजन जो इजी वाला पार्ट है वो समझ लो कि सेल डिवीजन में आप लोग का ठीक है फ्लूइड नेचर का क्या रोल होता है। ठीक है, तो सेल अगर फ्लूइड नेचर पे होगी तो ठीक है हमें ठीक है सेल डिवीजन वाला जो चैप्टर है उसके अंदर वी नो कि साइटोकाइनेसिस के टाइम पर सेल इस तरीके से डिवाइड होती है। ठीक है, न्यूक्लियस जो है ठीक है क्रोमोसोम जो है डिवाइड जब हो जाते हैं डॉटर सेल्स के अंदर, ठीक है डॉटर सेल बनते टाइम बेसिकली जब क्रोमोसोम्स डबल अप हो जाते हैं उसके बाद में वो दो हिस्से में डिवाइड हो जाते हैं, उसके बाद में न्यूक्लियस बन जाता है अपने अपने सेल में, फिर इस तरीके से नॉच बनना शुरू होती है। ये जो बन रहा है इसे हम फरो या फिर नॉच कहते हैं। ठीक है, ये फरो बन रहा है या तो फिर वी कैन से एक नॉच बन रहा है, NOTCH नॉच। तो ये जब बन रहा होता है ये बेसिकली वही सेल में बनेगा जब जो सेल जो है कैसी नेचर की होगी, फ्लूइड नेचर की होगी। लेकिन अगर कोई सेल ऐसी हार्ड है, एज इन केस ऑफ प्लांट सेल्स जिनके पास में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, उस केस में क्या साइटोकाइनेसिस इस तरीके से होता है क्या कि एक ऐसी नॉच बन रही है सेल में और उसके बाद में ये कुछ इस तरीके से डिवाइड हो रहे हैं, इस तरीके से डिवाइड हो रहे हैं, फिर ऐसे ब्रेक डाउन हो रहा है। ऐसा नहीं होता है वहां पे। सेल जब सेल वॉल होती है वो कैसी नेचर की है, स्ट्रॉन्ग होती है, राइट, वो एक सॉलिड नेचर की होती है, हार्डेंड स्ट्रक्चर है वो। ठीक है, तो सेल वॉल के केस में क्या होता है, बाहर से फरो बनने की जगह अंदर से फरो बनता है। एक सेल है इसके अंदर सेल वॉल भी प्रेजेंट है। ठीक है, सेल वॉल भी है इसके पास में सेल वॉल भी है। ठीक है, तो अगर इसके अंदर से हमें डिवीजन कराना है तो अंदर से बाहर की तरफ में क्या एक ठीक है डिवीजन होता है। वेर इज इन केस ऑफ ठीक है एनिमल सेल अगर हम देखेंगे तो ठीक है ये अगर एक सेल है और इसके अंदर आपका डिवीजन होना चाहिए तो इस तरीके से बीच में नॉच बनता है, ऐसे नॉच बनता है जो बाहर से अंदर की तरफ पुश हो रहा होता है, बाहर से अंदर की तरफ पुश हो रहा होता है। लेकिन इन केस ऑफ प्लांट सेल्स अगर ये सेल वॉल भी प्रेजेंट है यहाँ पर, ठीक है सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है, जिसके केस में क्या होता है कि बाहर से अंदर की तरफ नॉच बनने की जगह अंदर से डिवीजन हो रहा होता है। मतलब दिस इज योर सेल, अंदर से क्या होगा डिवीजन बनना शुरू होगा, इस तरीके से अंदर की तरफ से बाहर की तरफ डिवीजन होगा। सो दिस इज द केस ऑफ प्लांट सेल्स वेयर वी हैव स्ट्रॉन्ग ठीक है सेल वॉल। ठीक है, लेकिन जब एनिमल सेल्स होते हैं तभी फ्रीली क्या होता है, फरो बनता है और सेल का डिवीजन होता है। तो ये किसकी वजह से होता है, दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ ओनली द फ्लूइड नेचर ऑफ द सेल। ठीक है, सेमी फ्लूइड नेचर ऑफ द सेल। अभी एंडोसाइटोसिस क्या होता है वो समझेंगे। देखो एंडो मतलब इनसाइड, एंडो मतलब इनसाइड, ठीक है, और साइटोसिस ठीक है जब हम कोई भी चीज समझते हैं, कोई भी सेल को डेड करके इनगल्प करने के प्रोसेस को हम कहते हैं साइटोसिस। तो सेल बेसिकली क्या कर रही है, कोई भी चीज को यहाँ पर बाहर कोई भी ठीक है मैटर प्रेजेंट है, वी कैन से एनी पार्टिकल, एनीथिंग, एनी मटेरियल इज प्रेजेंट ओवर हियर, उसे इनगल्फ करना है तो इस तरीके से जगह बनाएगी। ये सेल ऐसी थी लेकिन उसने इस तरीके से जगह बनाया और फिर ये सेल को एक ठीक है ये जो बाहर का मैटर है इसको अंदर की तरफ लेगी। फिर क्या होगा, तो सेल के अंदर की तरफ ये आ जाएगा। ठीक है, ये सेल अंदर की तरफ आ जाएगा और इसका क्या हो जाएगा, ठीक है डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, ये जो मैटर था इसका डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। तो इसे हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस इज बिकॉज ऑफ ओनली द फ्लूइड नेचर ऑफ द सेल। ठीक है, ये जो नॉच यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, जो एनगल्प करने की इसके अंदर जो टेंडेंसी बन रही है, दैट इज बिकॉज ऑफ द फ्लूइड नेचर। तो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, एंडोसाइटोसिस। ठीक है, तो ये आप लोग को ठीक है टर्म्स देख के डरना नहीं है। एंडो मतलब इनसाइड, साइटोसिस मतलब ठीक है डिस्ट्रक्शन बाय द सेल। सेल क्या कर रही है, डिस्ट्रक्शन कर रही है। ठीक है, सेल डज डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन बाय द सेल, कोई भी चीज को डिस्ट्रॉय कर सकती है, डिस्ट्रक्शन बाय सेल। सो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, साइटोसिस। सो दिस वाज एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस हो गया, सेल डिवीजन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट थिंग दैट वी गोना डू इज द नेक्स्ट पार्ट, ठीक है ट्रांसपोर्ट समझेंगे, कितने तरीके के ट्रांसपोर्ट्स होते हैं, कौन से मटेरियल्स किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होते हैं, क्या क्या यू नो मेथड्स है हमारे पास ट्रांसपोर्ट के, दैट वी आर गोइंग टू लर्न बेसिकली ओवर हियर। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट सेज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के और फंक्शंस है, देखो कितने सारे फंक्शंस अब तक हमने पढ़ लिए। फ्लूइड नेचर की वजह से ठीक है पेरिफेरल प्रोटीन्स, ठीक है जो प्रोटीन्स होते हैं उनका क्या होता है, बायलैटरल मूवमेंट होता है। ठीक है, दिस इज बिकॉज ऑफ क्वासी फ्लूइड नेचर। दूसरा हमने पढ़ लिया सिक्रीशन कर सकते हैं, इंटरसेलुलर जंक्शंस फॉर्मेशन है, सेल डिवीजन है, सेल को बढ़ना ग्रो करना, ये सारी चीजें किस पे डिपेंडेंट है। और हमने अभी बहुत बड़ा एग्जाम्पल देख लिया एंडोसाइटोसिस। ये सारे जो प्रोसेसेस फिनोमिना
होते हैं, किस पे डिपेंडेंट होते हैं, बेसिकली द फ्लूइडिटी ऑफ द सेल, ठीक है। फ्लूइडिटी, जितना ज्यादा फ्लूइडिटी होगा उतने इजीली, उतने ईज के साथ में ये सारे प्रोसेसेस होंगे। तो एक और ठीक है फंक्शन आ जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, दैट इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस इट, ठीक है। देखो ऐसा नहीं है कि टोटली बाउंड्रीज बना के आइसोलेट करना है सेल को, ऐसा नहीं है। वी हैव टू रिमेन कनेक्टेड विद अदर सेल्स, ठीक है, सो दैट, ठीक है, हमारे जितनी भी न्यूट्रिशन है वो हर एक सेल तक पहुंचनी जरूरी है। तो हमें मॉलिक्यूल्स को क्या करना पड़ता है, बेसिकली एक ट्रांसपोर्ट का लेवल देना पड़ता है, ठीक है। द मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल, देखो एक, ठीक है, इनबिल्ट नेचर जो सेल के मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है कि वो कैसी होती है, सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। कोई चीज के लिए परमिएबल मतलब कि वहां से वो गुजरने की उसकी टेंडेंसी होती है कुछ चीजों के लिए, ठीक है। आपका जो सेल मेम्ब्रेन है, ये अगर आपकी सेल मेम्ब्रेन है इस तरीके से, ठीक है, दिस इज योर सेल मेम्ब्रेन, तो यहाँ पे कुछ दो चीजें पड़ी है, ठीक है, एक ग्रीन कलर का, एक पर्पल कलर का है। तो यहाँ पर वो कोई चीज के लिए परमिएबल होगी, कुछ चीजों के लिए परमिएबल नहीं होगी। ये उसकी खुद की टेंडेंसी है कि वो कोई चीजों के लिए सिलेक्टिवली परमिएबल बोला है, ठीक है। सो यू विल आल्सो लर्न अबाउट दिस इन केमिस्ट्री आल्सो कि सिलेक्टिवली परमिएबल, ठीक है, मेम्ब्रेन्स होते हैं, ठीक है, जो सिर्फ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ, ठीक है, टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स को ही अपने पास से जाने देते हैं। तो वही यहाँ पर समझना है। नेक्स्ट थिंग, the membrane selectively permeates some molecules present on either side. The membrane is selectively permeable, ठीक है, it is selectively permeable to some molecules present on either side of it, ठीक है। कुछ कोई मतलब कि दिस इज योर सेल मेम्ब्रेन, तो यहाँ पर से कुछ चीजों को वो अंदर आने देगी, तो यहाँ से कुछ चीजों को बाहर जाने देगी, तो वो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स के लिए ही वो परमिएबल होती है। मैनी मॉलिक्यूल्स कैन मूव ब्रीफली अक्रॉस द मेम्ब्रेन विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, मतलब यहाँ पर तो उसे, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन की भी परमिशन नहीं चाहिए होती है कि सेल मेम्ब्रेन जब उसे आने देगी तो वो आएगी, नहीं। ये मॉलिक्यूल्स कुछ ऐसे होते हैं जो विदाउट रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, ठीक है, पैसिवली ट्रांसपोर्ट करते हैं। पैसिवली मतलब अपने आप ही, और ब्रीफली यहाँ पर दिया है, ब्रीफली मतलब फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड वो फटाफट से क्या करते हैं, मूव करते हैं, जिसके अंदर से सॉल्ट्स आ जाते हैं। सॉल्ट्स जो है अपने आप मूव करते हैं, ठीक है, पैसिव ट्रांसपोर्ट करते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, जिसके अंदर किसका रिक्वायरमेंट नहीं होता, एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज न्यूट्रल सॉल्यूट्स में अक्रॉस, ठीक है, मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन। न्यूट्रल सॉल्यूट्स जो होते हैं, न्यूट्रल से क्या समझ आ रहा है, न्यूट्रल से क्या समझ आ रहा है कि ये जो मॉलिक्यूल्स है ना तो एसिड नेचर के हैं ना तो बेसिक नेचर के हैं, फिर कैसे है ये मॉलिक्यूल्स टोटली न्यूट्रल है। दैट मीन्स कि ये न्यूट्रल है, जिसकी वजह से, ठीक है, ना तो इनको एसिड की वजह से कोई रुकावट होगी, ना तो बेस की वजह से, ना हाइड्रोफोबिक नेचर की वजह से, ना तो हाइड्रोफिलिक नेचर के। दीज आर न्यूट्रल, मतलब टोटली कैसे है, कॉमन सॉल्यूट्स ऐसे होते हैं जो यू नो नाइदर दे आर एसिडिक नाइदर दे आर बेसिक, ठीक है। तो ऐसे न्यूट्रल सॉल्यूट्स के लिए क्या होगा, दे कैन मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय सिंपल डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है, डिफ्यूजन में क्या होता है, डिफ्यूजन में हम ये समझते हैं कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जब हम जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन हमेशा वही चीजों का हम देख सकते हैं कि हम अगर कोई वी टेक अ क्लॉथ, दिस इज अ क्लॉथ, और इसके ऊपर अगर हम पानी गिराएंगे तो ये कैसा है, यहाँ पर वाटर कंटेंट ज्यादा है, वाटर कंटेंट यहाँ पर ग्लास में ज्यादा है, वहां से अगर हम इसको पास करेंगे तो ये यहाँ पर पास होगा बिकॉज यहाँ पर वाटर कंटेंट नहीं था। तो ये इसका हो गया हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ, राइट। लेकिन अगर हम पानी को और कपड़े को, गीले कपड़े को एक साथ रखेंगे तो क्या यहाँ से यहाँ पर पानी जाएगा, नहीं, क्योंकि वाटर क्लॉथ इज ऑलरेडी वेट। तो इस तरीके से आप एग्जांपल्स लेके समझ सकते हो कि एक हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जब कोई चीज जाती है तो वो नेचुरली मूव करती है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, डिफ्यूजन। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, डिफ्यूजन, ठीक है। तो सिंपल डिफ्यूजन होता है अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब कि कुछ सॉल्यूट्स का कंसंट्रेशन, कुछ अमाउंट जो है उनका क्या है, कहीं एक जगह ज्यादा है, कहीं एक जगह अमाउंट ज्यादा है, तो उस जगह से कम अमाउंट वाली जगह पे जाएंगे, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, ठीक है, डिफ्यूजन। और यही चीज, सेम यही चीज जब वाटर के लिए होती है, सिर्फ और सिर्फ वाटर के लिए, देन वी कॉल इट एज ऑस्मोसिस। आएगा ये पार्ट भी समझेंगे, दिस इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। तो कंसंट्रेशन फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन, ठीक है, टू लोअर कंसंट्रेशन,
ठीक है। वाटर में ऑल्सो मूव अक्रॉस दिस मेम्ब्रेन फ्रॉम हायर टू लोअर कंसेंट्रेशन। तो यही हम फॉर वाटर, फॉर इन केस ऑफ वाटर, जब ये चीज होती है तभी हम उसे क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। मूवमेंट ऑफ वाटर बाय डिफ्यूजन, ऑन द बेसिस ऑफ डिफ्यूजन जब वाटर मूव करते हैं देन दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, ऑस्मोसिस। ठीक है, तो ऑस्मोसिस में क्या अगेंस्ट द ग्रेडियंट होता है? नहीं, तो हमारे पास में ग्रेडियंट प्रेजेंट होना चाहिए जिसमें फ्रॉम हायर टू लोअर कंटेंट हमारा जो है वाटर मूव करता है, देन दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट, ऑस्मोसिस। ये एप्लीकेबल है ओनली फॉर वाटर मॉलिक्यूल्स। दूसरे सॉल्ट्स के लिए अगर वो हायर कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ जा रहा है देन दैट विल नॉट बी कॉल्ड एज ऑस्मोसिस, दैट विल बी कॉल्ड एज डिफ्यूजन। दिस इज द मेजर, ठीक है, टॉपिक इन योर सॉल्यूशंस चैप्टर इन केमिस्ट्री। ठीक है, तो बहुत इजी है इसको समझना। ठीक है, दो अलग अलग टर्म्स यूज किए गए हैं फॉर दो अलग टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। वाटर मॉलिक्यूल्स के लिए ऑस्मोसिस वर्ड यूज करते हैं। एज अ पोलर मॉलिक्यूल्स कैन नॉट पास थ्रू द नॉन पोलर बायलिपिड लेयर। अब ठीक है, नॉन पोलर लिपिड बायलेयर, तो इस केस में क्या होगा, हमारे पास में जो नॉन पोलर नेचर की, ठीक है, फॉस्फोलिपिड की बायलेयर है। अब इसके अंदर से पोलर मॉलिक्यूल्स तो जा नहीं सकते बिकॉज ये खुद लिपिड कैसा है, नॉन पोलर नेचर का होता है। ठीक है, तो इसके अंदर से पोलर मॉलिक्यूल्स मतलब कि जैसे वाटर मॉलिक्यूल्स ये मूव नहीं कर सकते। दूसरे मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जो पोलर नेचर के लाइक NaCl, ठीक है, लाइक KCl, ये सब मूव नहीं कर सकता बिकॉज अगेन वो कैसा है, पोलर है। तो दे रिक्वायर अ कैरियर प्रोटीन ऑफ द मेम्ब्रेन। ठीक है, इनके लिए क्या चाहिए, एक कैरियर प्रोटीन चाहिए। तो इस तरीके से सेल मेम्ब्रेन होती है, इनके बीच में कैरियर प्रोटीन होता है जिसके पास में क्या होता है, एंट्री का रास्ता होता है, जो क्या करता है, एक पर्टिकुलर टाइप के मॉलिक्यूल्स जो कोई रास्ते से नहीं आ सकते उन लोगों को ये लेके आने का काम करता है। अब क्योंकि हम प्रोटीन से काम करवा रहे हैं तो हमें उस पर कुछ खर्च करना पड़ेगा। तो हमारा जो एनर्जी करेंसी होता है दैट इज योर ATP। तो यहाँ पर क्या रिक्वायर होता है, बेसिकली एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है। तो यहाँ पर कोई भी मॉलिक्यूल्स को पास कराने के लिए वी रिक्वायर व्हाट, एनर्जी, दैट इज नथिंग बट ATP। ठीक है, तो यहाँ पर ATP का रिक्वायरमेंट होगा। नेक्स्ट थिंग, ठीक है, तो कैरियर प्रोटीन ऑफ द मेम्ब्रेन फैसिलिटेट देयर ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। वो ऐसे तो जा नहीं सकते, उनको ईज करवाना पड़ेगा, इजीली उनका ट्रांसपोर्ट कराना पड़ेगा, तो इसे हम बोलते हैं फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो इसके लिए क्या रिक्वायर होता है, प्रोटीन्स रिक्वायर होते हैं। फ्यू आयंस और मॉलिक्यूल्स आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन अगेंस्ट ए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अच्छा, अब पहले हमने ये समझ लिया, पहला पॉइंट हमारा ये था जहां पर एनर्जी का रिक्वायरमेंट था। ओके, दैट वाज फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट। ठीक है, फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट किसके लिए होता है, उन पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स के लिए होता है जो कि पोलर नेचर के हैं, क्योंकि हमारी लेयर जो है बायलेयर फॉस्फोलिपिड की है, दैट इज नॉन पोलर, इसलिए हमको अभी किस चीज की जरूरत पड़ रही है, प्रोटीन्स की। तो यहाँ पर भी एनर्जी रिक्वायरमेंट होता है, लेकिन यहाँ पर हम अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन नहीं जा रहे हैं, हम बेसिस ऑफ द, ठीक है, अलोंग द कंसेंट्रेशन ही जा रहे हैं। लेकिन नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में आता है, कुछ ऐसे आयंस है जिसका हमें, ठीक है, अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट हमें उसको मूव कराना होता है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, मतलब कि फ्रॉम लोअर टू हायर कंसेंट्रेशन वी हैव टू ट्रांसपोर्ट इट। सो इन सच केसेस, ठीक है, ट्रांसपोर्ट इज एन एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस। ऐसे टाइम पर हमें एनर्जी की जरूरत तो बिल्कुल पड़ेगी बिकॉज हम अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट ये काम करा रहे हैं। ठीक है, इन विच ATP इज यूटिलाइज्ड, ठीक है, एंड दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बहुत फेमस एग्जांपल है सोडियम पोटेशियम पंप, जो आपको मेनली, ठीक है, दिस योर लोकोमोटरी वाले चैप्टर में यू विल गेट टू नो मोर अबाउट इट कि कैसे काम करता है। तो बेसिकली ये सोडियम पोटेशियम पंप होता है, Na+K+ पंप। ठीक है, इसके अंदर एनर्जी का, ठीक है, एक्सपेंडिचर होता है क्योंकि हम अगेंस्ट कंसेंट्रेशन जा रहे हैं। मतलब कि कोई भी आप देखो, कोई ज्यादा कंसेंट्रेशन वाली चीज है, कोई ज्यादा कंसेंट्रेशन और कोई कम कंसेंट्रेशन है, तो जाहिर से बात है नेचुरली क्या होगा कि यहाँ से यहाँ की तरफ जाएगा। लेकिन हमें ये जो नेचुरल होने वाला प्रोसेस है, इसके अगेंस्ट अगर कोई काम करना है, एक छोटी सी जगह से बड़ी जगह पे लेके जाना है जहाँ पे क्वांटिटी ज्यादा है, तो इस केस में वी हैव टू पुट एनर्जी इन इट। ठीक है, बिना एनर्जी प्रोवाइड किए ये काम होगा नहीं, बिकॉज दिस इज अगेंस्ट नेचर। ठीक है, नेचुरली क्या फिनोमेना हो रहा था कि हमारे पास में एक पर्टिकुलर टाइप का दो पर्टिकुलर, ठीक है, कंसेंट्रेशन थे जिसके अंदर एक का कंसेंट्रेशन ज्यादा था। यहाँ पर कंसेंट्रेशन ज्यादा है, यहाँ पर कंसेंट्रेशन कम है, नेचुरली यहाँ पर पहुंचना चाहिए था, लेकिन वी आर मूविंग इट फ्रॉम हियर टू हियर। ठीक है, सो वी हैव टू स्पेंड व्हाट, एनर्जी फॉर दिस। बेसिक है, समझ आ रहा है। ठीक है, फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट में एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है जिसके अंदर हम कोई, ठीक है, प्रोटीन्स का क्या कर रहे होते हैं, रोल प्ले कर रहे होते हैं। नेक्स्ट इज सेल वॉल।
अब सेल वॉल में क्या समझना है, बहुत ही इजी है। सेल वॉल में कुछ समझने जैसा है ही नहीं, सिर्फ प्लांट्स के अंदर ये सेल वॉल मिलता है, प्लांट्स में, फंजाई में, मोनेरा किंगडम में, ठीक है, और कुछ प्रोटिस्टा में मिलता है, कुछ में नहीं मिलता है, ठीक है। यू मे रिकॉल अ नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर। नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होता है ये, पहले तो ये। दूसरा रिजिड होता है, ठीक है, इट इज नॉट सेमी सॉलिड सेमी लिक्विड, रिजिड स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, सेल वॉल। इट फॉर्म्स एन आउटर कवरिंग फ्रॉम द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। ये क्या बना रहा है, एक आउटर कवरिंग बना रहा है फॉर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ फंजाई एंड प्लांट्स। मेनली ये इन दोनों में मिलता है, फंजाई में मिलेगा और प्लांट्स में। सेल वॉल नॉट ओनली गिव्स शेप टू द सेल, ठीक है, जो सेल वॉल होती है ये बल्कि सिर्फ शेप ही नहीं देती, बल्कि और क्या करती है, इट प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन। तो ये बहुत सारे कामों से इसको प्रोटेक्ट कर रही है। जैसे कि अगर दो ठीक है सेल का एग्जाम्पल ले लो, एक के पास में सेल वॉल है, एक के पास में सेल वॉल नहीं है, इट्स जस्ट अ नॉर्मल सेल विदाउट सेल वॉल, या फिर समझ लो एक एनिमल सेल है और एक प्लांट सेल है। तो ये प्लांट सेल पे बिकॉज इट हैव अ स्ट्रॉन्ग कवरिंग आउटसाइड, ठीक है, तो नॉर्मल अगर कोई डैमेज अगर होता है तो वो ये सेल को ज्यादा होगा और ये सेल को कम होगा। ये तो हमें चीज समझ आ रही है। तो बेसिकली सेल वॉल का क्या काम हो रहा है यहाँ पे, प्रोटेक्शन का फ्रॉम व्हाट, मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन। कोई भी इन्फेक्शन से बचा सकती है, बिकॉज सेल वॉल कैसा लेयर होता है, एक नॉन लिविंग लेयर होता है, ठीक है, तो वहां पर कोई भी चीजें रहती नहीं है, एक नॉन लिविंग लेयर है, वहां पर कोई भी रिएक्शन नहीं होता है, ठीक है। किसमें मिलता है, फंजाई और प्लांट्स में। सेल वॉल नॉट ओनली गिव्स शेप टू द सेल, ठीक है, तो एक पर्टिकुलर सेल वॉल अगर रिजिड स्ट्रक्चर प्रेजेंट है तो वो सेल को वो क्या प्रोवाइड कर रहा है, सबसे पहले तो शेप प्रोवाइड कर रहा है, एक डेफिनेट शेप का है। वैसे अगर हम एनिमल सेल की बात करें, ठीक है, एनिमल सेल में एक अलग केस होता है, सेल जो है अलग ऐसे नेचर की भी होती है। तो बेसिकली सेल का जो है डिफाइंड शेप नहीं होता, ठीक है। इट प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन। इट ऑल्सो हेल्प्स इन सेल टू सेल इंटरैक्शन, ठीक है, सेल टू सेल इंटरेक्शन करवाने के लिए भी सेल वॉल का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है, बिकॉज सेल वॉल कैसा है, एक नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर होता है एंड इट प्रोवाइड्स अ बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स, ठीक है। मैक्रोमोलिक्यूल्स मतलब बड़े मॉलिक्यूल्स के केस में क्या होगा, यहाँ पर वी हैव सेल वॉल दैट एक्ट्स एज अ प्रोटेक्शन, इट एक्ट्स एज अ कवरिंग दैट विल, ठीक है, नॉट अलाउ और इट विल, ठीक है, रिजेक्ट द मैक्रोमोलिक्यूल्स दैट ट्राइज टू एंटर इनसाइड द सेल। तो दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ cell wall. Next thing, algae also have a cell wall. We have read about it because it is included under the kingdom plantae. ठीक है, तो यहाँ पे जो cell wall होती है वो किसकी बनी होती है? It is made up of cellulose, galactans, mannans and minerals like calcium carbonate. तो ये किन चीजों की बनी होगी? Galactans की, ठीक है, mannans की, मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द सेल वॉल ऑफ एल्गे। तो यहाँ पे सेल्यूलोज, गैलेक्टिन्स, मैनन्स एंड ये सारी चीजें क्या सेम टू सेम, ठीक है, किंगडम एंजियोस्पर्म्स में मिलेगी? नहीं, एंजियोस्पर्म्स में डिफरेंट टाइप ऑफ, ठीक है, सेल वॉल के कंटेंट होते हैं। वाइल इन अदर प्लांट्स इट कंसिस्ट ऑफ सेल्यूलोज, ठीक है, दूसरे प्लांट्स में देखोगे अपार्ट फ्रॉम एल्गे, ठीक है, एल्गे कैसा एक प्रिमिटिव नेचर ऑफ प्लांट का, एक प्रिमिटिव नेचर ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वी आर गेटिंग गैलेक्टिन्स ऑल्सो, मैनन्स ऑल्सो और कैल्शियम कार्बोनेट तो सारे ही सेल वॉल में होता है। लेकिन दूसरे केसेस में क्या मिलेगा हमें? हेमीसेल्यूलोस मिलेगा, फर्स्ट थिंग। दूसरा क्या डिफरेंट है? तो पैक्टिन्स मिलेगा और प्रोटीन्स, वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीजें जो है एक एल्गे को डिफर करती है फ्रॉम अदर सब क्लासेस। इन किंगडम प्लांटे वी हैव एल्गे, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नो एंड एंजियोस्पर्म। तो इन केसेस में अगर देखोगे तो सिर्फ एल्गे में हमें क्या मिल रहे हैं? गैलेक्टेंस मिल रहे हैं, मैनन्स मिल रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट ये सब मिल रहे हैं। वेयर इज इन अदर केसेस वी आर गेटिंग हेमीसेल्यूलोस, पैक्टिन्स एंड प्रोटीन्स। द सेल वॉल ऑफ अ यंग प्लांट सेल, एक छोटा सा पौधा है, ठीक है, एक यंग प्लांट सेल है, उस केस में हमारे पास में जो सेल वॉल होती है वो भी कैसी होगी? बहुत ही यंग होगी, बिकॉज पूरा प्लांट ही कैसा है, ठीक है, कैसा है? यंग है, ठीक है, छोटा है। तो प्राइमरी वॉल, इनके पास में जो सेल वॉल होती है उसे हम बोलते हैं प्राइमरी वॉल। जो लेटर ऑन एडल्ट लाइफ स्टेज में आती है दैट सेल वॉल इज कॉल्ड एज व्हाट? सेकेंडरी सेल वॉल। अब प्राइमरी सेल वॉल के क्या फीचर्स है? इट इज कैपेबल ऑफ ग्रोथ। क्या जो सेकेंडरी सेल वॉल जो एडल्ट लाइफ में आती है ऑफ द प्लांट, क्या वो कैपेबल ऑफ ग्रोथ होती है? नहीं, वो रिजिड हो जाती है, ठीक है, हार्ड स्ट्रक्चर हो जाती है। तो प्राइमरीली, ठीक है, व्हेन इट इज यंग, वो सेल वॉल जो होती है इट इज कैपेबल ऑफ ग्रोथ, वो ग्रोथ कर सकती है, विच ग्रेजुअली डिमिनिशेस। ये जो कैपेसिटी होती है ग्रो करने की सेल वॉल की, खत्म होती जाती है एज द प्लांट ग्रोस, ठीक है, इट डिमिनिशेस एज द सेल मैच्योर्स, जैसे जैसे सेल बढ़ता जाएगा। एंड द सेकेंडरी वॉल इज फॉर्म्ड ऑन द इनर साइड ऑफ द सेल। तो जो सेकेंडरी वॉल बन रही है, दिस इज योर प्लांट सेल,
दिस इज योर प्लांट सेल। बाहर की तरफ क्या प्रेजेंट था, प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट था, ठीक है। ये ग्रो होता गया, ग्रो होने पर बीच बीच में यहाँ पर क्या आता गया इसके पास में, इट स्टार्टेड हैविंग व्हाट, सम सेकेंडरी सेल वॉल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, जो कि कैसा होता है, रिजिड होता है, जो सेल को आगे फर्दर ग्रो करने नहीं देता, ठीक है। तो ग्रोथ क्या कर देगा, वो रुका देगा, दैट टेक्स बिकॉज ऑफ सेकेंडरी सेल वॉल। तो सेकेंडरी सेल वॉल का रोल कब आता है, व्हेन ठीक है द सेल स्टार्ट्स गेटिंग मैच्योर, द यंग सेल्स, ठीक है, सेल्स हैव प्राइमरी सेल वॉल जो कि कैपेबल ऑफ ग्रोथ होती है, लेकिन एज द सेल मैच्योर सेकेंडरी वॉल जो है इनर साइड फॉर्म होगी, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। बाहर से सेकेंडरी वॉल फॉर्म नहीं होती, ऑन द इनर साइड ऑफ द सेल, ठीक है, सेकेंडरी वॉल फॉर्म होगी एंड दैट विल ग्रेजुअली बिकम्स हार्डन, थिकन हो जाएगी और सेल को ग्रो करने से ठीक है लिमिट कर देगी। नाउ द मिडिल लैमेला, दैट ठीक है, नाउ मिडिल लैमेला इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन ऑल, ठीक है, बिकॉज इसके बहुत सारे रोल प्लांट फिजियोलॉजी के सारे चैप्टर्स में देखे जाते हैं। तो सबसे पहला चीज आप लोग ये समझना है कि मिडिल लैमेला मिलता कहाँ है, इट इज अ लेयर ऑफ कैल्शियम पैक्टेट। तो मिडिल लैमेला में सबसे मेन कंपोनेंट, मेन कॉम्पोजिशन किस चीज से ये कंपोज है, तो दैट इज योर कैल्शियम पैक्टेट विच होल्ड्स और ग्लूज। तो ये कैल्शियम पैक्टेट का काम क्या होता है ये हम समझेंगे। देखो इस तरीके से बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट है, एक हम कोई भी मेसोफिल सेल ले रहे हैं समझो, ठीक है, मेसोफिल सेल है या फिर कोई भी एक तरीके का प्लांट सेल है। मेसोफिल सेल इज योर लीफ का सेल, जो लीव्स के अंदर सेल मिलती है, दैट इज कॉल्ड एज मेसोफिल। हम कोई भी एक तरीके का टिश्यू लेते हैं प्लांट के अंदर से, इस तरीके से बहुत सारे सेल्स उसके अंदर प्रेजेंट होंगे। तो ये सेल्स, ठीक है, आपस में स्टिक किए हुए होने चाहिए, ग्लूड होने चाहिए। तो इस केस में आप लोग के पास में कौन हेल्प करेगा, दैट इज योर कैल्शियम पैक्टेट। कैल्शियम पैक्टेट विल हेल्प ओवर हियर, ठीक है। कैल्शियम पैक्टेट किसके अंदर मिलता है, मिडिल लैमेला में। तो यहाँ पर बीच में ये सेल वॉल बनी हुई है सबकी, ठीक है, दीज आर द सेल वॉल्स दैट आर फाउंड इन ईच एंड एवरी प्लांट सेल। ये प्लांट सेल्स के सेल वॉल्स है, इनके बीच में जो ग्लू प्रेजेंट होगा, जो एक मिडल लेयर होती है दो सेल्स के बीच में, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, कैल्शियम पैक्टेट की लेयर, दैट इज कॉल्ड एज मिडल लैमेला। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इट इज कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम पैक्टेट, इट होल्ड्स और ग्लूज। इसका फंक्शन क्या है, सेल्स को ग्लू करके रखना ऑफ डिफरेंट नेबरिंग सेल्स टुगेदर। द सेल वॉल एंड मिडल लैमेला मे बी ट्रैवर्स्ड बाय प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। जो सेल वॉल होती है और जो मिडल लैमेला होती है, ठीक है, इसके अंदर से हमारे पास में प्लाज्मोडेस्माटा क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं, दैट मींस व्हिच कनेक्ट द साइटोप्लाज्म ऑफ द नेबरिंग सेल्स। अगर यहाँ पर एक ग्लू फॉर्म हो गया है और एक सेल वॉल है, तो क्या सेल्स एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होती। प्लांट सेल्स में क्या केस होता है कि अगर ये दो सेल है, these are two kinds of cells, they have their particular cell wall, इनके पास में सेल वॉल भी है, इनके पास में मिडल लैमेला भी प्रेजेंट है। तो ये सारे प्रोटेक्शन होने के बाद में क्या ये दो सेल एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होती, होती है कनेक्टेड, ठीक है। तो यहाँ पर बीच में एक रोड जैसा बन रहा होता है, दैट इज अ पाथ, ठीक है, फ्रॉम वेयर ऑल द काइंड ऑफ कनेक्शंस टेक्स प्लेस, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ठीक है, लिंक्स बिटवीन एनी टू सेल टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ दिस। इसे वी कॉल इट एज प्लाज्मोडेस्माटा। Since we have huge layers of protection and covering around a plant cell, so we require a, ठीक है, a pathway for different kind of transports, that is a must, ठीक है, for each and every cell। दूसरे molecules को pass on कराना जरूरी है for a good metabolism। तो इस केस में we require a pathway and that pathway is nothing but plasmodesmata। plasmodesmata क्या होते हैं, cellular junctions होते हैं, cellular junctions। What is their role, ठीक है, they help in transport of molecules। Since we have middle lamella that keeps neighboring cells together, it glues neighboring cells together, and even we have a ठीक है cell wall जो कि कैसे नेचर का है, नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर होता है। So for that purpose, ठीक है, since we have a huge strong covering outside a ठीक है plant cell, ठीक है, इसके लिए हमें क्या रिक्वायर होता है, प्लाज्मोडेस्माटा, that is nothing but a pathway for transport of molecules, ठीक है। सो इन दिस लेक्चर वी हैव कंप्लीटेड टिल हियर। नेक्स्ट लेक्चर में विल बी डूइंग एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इज नॉट अ सिंगल ऑर्गेनल, इट इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनल्स, ठीक है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनल्स इन द सेंस यहाँ पर बहुत सारे तरीके के अलग अलग ऑर्गेनल्स जो है, ठीक है, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से एक पूरा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम रेडी होता है। देन इट इंक्लूड्स व्हाट्स, फर्स्टली आपके पास में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, विल बी ठीक है स्टडीइंग इन डिटेल इन द नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट वी हैव गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ये भी किसका पार्ट है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है। और ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का क्या रोल है, क्या फंक्शन है, व्हाट इज द एम, ठीक है, व्हाट इज द मेन फंक्शन, व्हाई एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम एग्जिस्ट इन अवर सेल, ये सब कुछ हम समझेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। गोल्जी कॉम्प्लेक्स है और थर्डली क्या प्रेजेंट होता है, लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स छोटा सा टॉपिक है, इट्स नॉट अ वेरी लेंथी टॉपिक, ठीक है। सो टिल हियर वी हैव कंप्लीटेड प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल, मतलब आउटर कवरिंग अब हमारी हो गई है फॉर यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर विल बी डूइंग व्हाट,
एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम एंड फर्दर सिलेबस जहाँ तक हो सकता है, ठीक है। थैंक यू, बाय।